बैटल थ्रू द हेवन चैप्टर 41 टू 50 अध्याय 41 नया साल। आज एक नया दिन है, साथ ही यह एक नया साल भी है। मम्मा हम टिल्ड नए कपड़े पहने जियाओ यान ने अपने कमरे की खिड़की खोली, सुबह की हवा में सांस ली और असामान्य रूप से तरोताजा महसूस किया। आज नए साल का दिन है। रिंग के अंदर से याओ चेन की आवाज धीमी सी सुनाई दी और जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वरिष्ठ याओ हमेशा से आज के दिन के बारे में उत्सुक रहे हैं, है ना? मैं आपको पहले ही बता दूं, नए साल का दिन बहुत मजेदार होता है टिल्ड। मैं बता सकता हूँ। याओ चेन की आवाज कुछ हद तक असहाय लग रही थी। जियाओ यान का रवैया आज उस चरित्र पर वापस आ गया है जो उसे इस उम्र में होना चाहिए, पहले की परिपक्वता के विपरीत, जैसे कि वह एक वयस्क हो। नहीं, याओ चेन ने रुककर अपने मन में खुद को सही किया। शायद ये सिर्फ आज के लिए है। आज ही जियाओ यान ने अपनी पिछली जिम्मेदारियों और भविष्य की गतिविधियों को पूरी तरह से अलग रख दिया और बिना किसी बोझ के जियाओ कबीले का एक लापरवाह बच्चा बन गया। अरे चचेरे भाई जियाओ यान, क्या तुम अभी तक उठे हो? उस समय जियाओ निंग की आवाज दरवाजे के बाहर से आई और जियाओ यान ने तुरंत जवाब दिया। आ रहा हूँ। जियाओ यान ने दरवाजा खोला और देखा कि जियाओ निंग बाहर खड़ी है, अपने हाथों को कमर पर रखे हुए। जियाओ यान को स्वीकृति का एक सहज संकेत दे रही है। चलो, सभी पहले ही मदद करने जा चुके हैं। ओह, जियाओ यान ने दरवाजा बंद किया और जियाओ निंग के साथ जियाओ कबीले के आंगन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे जियाओ कबीले के आंगन में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि यह पहले से ही स्टोव और टेबल से भरा हुआ था। जियाओ कबीले के सभी बुजुर्ग लिंग की परवाह किए बिना भोजन तैयार करने में व्यस्त थे, जबकि जियाओ यू और किंगलिन भी मदद कर रहे थे। जो लोग खाना नहीं बना सकते थे, वे सामान ले जाने और आंगन तैयार करने में मदद कर रहे थे। जियाओ कबीले के बुजुर्ग सदस्य एक कोने में एक साथ बैठे थे, पिछले साल की दिलचस्प घटनाओं के बारे में बातें कर रहे थे और जियाओ कबीले के आंगन में व्यस्त लोगों को देख रहे थे। जियाओ यान, सुप्रभात टिल्ड। यह अभिवादन सुनकर जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि नालन यानरान अपनी बाहों में जलाओ लकड़ी का एक बंडल लेकर धीरे धीरे आ रही है। जियाओ यान ने उसे देखा और मुस्कुराया। तुम छोटी ग्लूटन, क्या तुम भी मदद करने के लिए यहाँ हो? मुझे छोटी ग्लूटन मत कहो, नालन यानरान ने सहजता से जवाब दिया, फिर उत्तर दिया, हालांकि मैं एक अतिथि हूँ, मैं भविष्य में जियाओ कबीले में शादी करूंगा। चूंकि यह आपके जियाओ कबीले की परंपरा है, इसलिए मुझे जल्दी ही इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। उसी समय दूसरी तरफ से एक और आवाज आई। अरे, हमारे पास जलाओ लकड़ी खत्म हो रही है। कौन कुछ और ला सकता है? आ रहा हूँ, नालन यानरान ने तुरंत जवाब दिया, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ये शब्द पीछे छोड़ते हुए नालन यानरान जलाओ लकड़ी लेकर आवाज के स्रोत की ओर भागा। नालन यानरान की आकृति को गायब होते देख जियाओ यान ने अपनी गर्दन को छुआ और धीरे से हंसा। ये सच है कि यूनान संप्रदाय की भावी युवा मालकिन भी हमारे जियाओ कबीले में मदद करने आई हैं। सामान्य परिस्थितियों में जियाओ यान कभी भी एक साधारण अतिथि को मदद करने नहीं देता, लेकिन आज जियाओ यान ने उन सभी औपचारिकताओं की परवाह नहीं की। जब तक दूसरा पक्ष तैयार था, ये पर्याप्त था। छोटी यानजी, जियाओ निंग। अचानक जियाओ ली की आवाज सुनाई दी और जियाओ यान और जियाओ निंग ने अपना सिर घुमाया और जियाओ ली को देखा, जो एप्रन पहने हुए और रसोई का चाकू पकड़े हुए दूर एक स्टोव के पास जोर से चिल्ला रहा था। मांस खत्म हो रहा है, जाओ बाजार से 2 गायें खरीदो और करीब 10 बड़ी मछलियां भी ले आओ। समझ गया, जियाओ यान और जियाओ निंग ने एक स्वर में जवाब दिया, फिर मुड़कर जियाओ कबीले को छोड़ दिया और बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में जियाओ ली के अभी अभी के रूप रंग के बारे में सोचते हुए जियाओ निंग ने आह भरी। सच कहूं तो जियाओ ली के व्यक्तित्व के साथ मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह हमारे जियाओ कबीले में सबसे अच्छी रसोइया होगी। तुम सही हो, जियाओ यान ने धीरे से सहमति जताई। हालांकि जियाओ ली का व्यक्तित्व बेपरवाह और बेहिचक था, एक महिला से ज्यादा एक पुरुष जैसा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका खाना स्वादिष्ट था और पहले से ही बुतान शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां को टक्कर दे सकता था। दूसरी ओर जियाओ यान की सबसे बड़ी बहन जियाओ ली सौम्य और सुंदर दिखती थी, लेकिन जब खाना पकाने की बात आती थी तो वह बिना किसी प्रतिभा के एक आपदा थी। वह मुश्किल से रसोई को उड़ाने से बच पाती थी। शायद इसे ही वे विरोधाभास कहते हैं। जैसे ही जियाओ यान और जियाओ निंग बाजार पहुंचे, उनकी मुलाकात जियाओ जुन और जियाओ मेई से हुई। उन दोनों के पास कई तरह की सब्जियों से भरा एक बड़ा बैग था। चचेरी बहन जियाओ यान को देखकर जियाओ मी की आंखें तुरंत चमक उठी, जबकि उसने जियाओ निंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह जियाओ यान पर झपटने वाली थी, लेकिन जियाओ जुन ने उसे रोक दिया। माय, हमें घर पर ये सब्जियां चाहिए। ओह, मैं लगभग भूल ही गई थी। जियाओ मी को अचानक एहसास हुआ, फिर उसने सब्जियों के बैग को गले लगाते हुए जियाओ यान को पार किया। अच्छा चचेरी बहन जियाओ यान, पहले वापस जाओ। जियाओ यान, बाद में मिलते हैं चचेरी बहन। जैसे ही जियाओ मी ने ये शब्द कहे, वह जियाओ यान को पीछे छोड़कर वापस चली गई। जियाओ यान ने अपनी गर्दन रगड़ी और जियाओ मी की आकृति को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। जियाओ यान, चलो चलते हैं। जियाओ निंग ने जियाओ यान की आस्तीन खींची और चहल पहल भरे बाजार की ओर चल पड़ी। आज नया साल है, मिलन और खुशियों का दिन। जियाओ यान और उसका परिवार मिलकर जश्न मनाएगा, परेशानियों को भूलकर इस अनमोल पल का आनंद उठाएगा। जियाओ जुनर ने भी जियाओ यान को अलविदा कहा और जियाओ मेई के नक्शे कदम पर चलते हुए सब्जियां थामे जियाओ कबीले की ओर तेजी से बढ़ गई। इस बीच याओ चेन ने रिंग के अंदर से यह नजारा देखा और खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए। इन दिनों में याओ चेन ने देखा था कि जियाओ कबीले के सभी सदस्यों में से जियाओ मेई ही थी जो जियाओ यान से सबसे ज्यादा चिपकी हुई थी। जब भी वे मिलते, वह जियाओ यान पर झपट पड़ती, जैसे कि यह उसका एक आदतन व्यवहार बन गया हो। ऐसा लगता है कि आज जियाओ कबीले में सभी के लिए एक खास दिन है। यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची जियाओ मेई ने भी अपना सामान्य व्यवहार बदल दिया है और सीधे घर चली गई है। चलो हम भी जल्दी करते हैं। जियाओ निंग ने जियाओ यान को देखकर हल्के से मुस्कुराया और जियाओ यान ने सिर हिलाया। वे दोनों तेजी से मीट मार्केट की ओर बढ़े और भीड़ भाड़ में अपनी जरूरत की चीजें चुनते हुए आगे बढ़े। करीब 15 मिनट बाद जियाओ यान और जियाओ निंग ने एक एक गाय उठाई, जिसके हाथों में 10 बड़ी समुद्री मछलियां भी सजी थीं। वे दर्शकों की उदासीन निगाहों के बीच जियाओ कबीले की ओर बढ़े। शुरू में बुतान शहर के निवासियों को यह दृश्य अजीब लगा होगा, लेकिन जियाओ कबीले के हर साल नए साल का जश्न मनाने के कारण वे इस अजीबोगरीब दृश्य के आदी हो गए। दरअसल जियाओ कबीले से प्रभावित होकर कुछ निवासियों ने भी नए साल का जश्न मनाने की परंपरा का आनंद लेना शुरू कर दिया। वे इस दिन अपने परिवार के सदस्यों को फिर से मिलने के लिए घर वापस बुलाते थे। यही कारण था कि मांस और सब्जी के बाजारों में भी चहल पहल रहती थी। इसकी बदौलत बुतान शहर में मांस और सब्जी विक्रेताओं का कारोबार हर साल इस दिन आसमान छूता था।
जियाओ यान और जियाओ निंग ने गायों को जमीन पर फेंकते हुए जियाओ कबीले में वापस आ गए। जियाओ यान ने तुरंत जियाओ ली पर चिल्लाया, जो लगातार एक बड़े काले लोहे के बर्तन को उलट पलट रही थी। दूसरी बहन, हम सामान ले आए हैं, मैं यहाँ व्यस्त हूँ। शायद चूल्हे की गर्मी की वजह से वह चिड़चिड़ी हो गई थी, या शायद शोरगुल की वजह से जियाओ ली अपनी पूरी आवाज में चिल्ला उठी। जियाओ ली की प्रतिक्रिया पाकर जियाओ यान और जियाओ निंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक स्वर में अपने कंधे उचका दिए। कोई विकल्प नहीं, चलो खुद ही करते हैं। सौभाग्य से उन्होंने पहले पहाड़ पर 3 महीने तक खाना पकाया था। दूसरी चीजों को छोड़कर जियाओ यान और जियाओ निंग पहले से ही गोमांस को काटने में माहिर थे। जियाओ यान रसोई में गई और 2 रसोई के चाकू ढूंढे, फिर एक जियाओ निंग को थमा दिया। वे दोनों जमीन पर बैठ गए और कुशलता से मांस को काटना शुरू कर दिया। इस बीच रिंग में याओ चेन ने जियाओ कबीले के आंगन में व्यस्त दृश्य देखा। शोरगुल के बजाय उसके दिल में गर्मजोशी और ईर्ष्या की गहरी भावना उमड़ पड़ी और वह खुद को रोक नहीं सका और धीरे से आहें भरने लगा। कितना जीवंत इस तथ्य के बावजूद कि यह पैमाना याओ चेन द्वारा पहले देखे गए किसी भी बोझ की तुलना में नहीं था और तैयारियां अव्यवस्थित थीं और उनमें लालित्य की कमी थी, यह उसे गहराई से आकर्षित कर सकता था और उसे इसका हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर सकता था। उस पल याओ चेन के दिमाग में अचानक एक विचार उभरा, जब मैं भविष्य में भौतिक दुनिया में वापस आऊंगा तो शायद मुझे भी नया साल मनाना चाहिए। अध्याय 42 दावत। जियाओ कबीले में दोपहर तक चहल पहल जारी रही। पूरा प्रांगण विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध से भर गया था, जिससे भूखे जियाओ कबीले के सदस्यों के पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी ने फिर दर्जनों मेजों पर भोजन रखा, जबकि जियाओ यान और जियाओ यू ने सभी के बैठने की व्यवस्था की। खैर, ये कहना कि वे व्यवस्था कर रहे थे अतिशयोक्ति होगी। आखिरकार वे सभी परिवार के सदस्य थे। दूसरे शब्दों में, वे बस एक टेबल पर बैठते थे अगर उन्हें पीना होता था और अगर नहीं पीना होता था तो दूसरी टेबल पर। बस इतना ही। जियाओ कबीले के प्रांगण के सामने एक लकड़ी का मंच था जो सुबह से ही बना हुआ था। इसे लाल कालीन से ढका गया था और इसके पीछे एक लाल दीवार थी जो उत्सव का माहौल बना रही थी। जियाओ यान अपने साथियों के साथ एक टेबल पर बैठा था, जिसमें जियाओ निंग, जियाओ जुनर, जियाओ यू, जियाओ मेई और मेहमान नालन यानरान शामिल थे। जहां तक किंगलिंग की बात है, जियाओ यान ने जियाओ यू और अन्य लोगों को अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उनके दिलों में सहानुभूति उमड़ पड़ी और जियाओ मेई ने अपनी आंखों में आंसू भरकर घोषणा भी की, मैं किसी को भी पीट दूंगी जो छोटी किंगलिन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। किंगलिन खुद जियाओ मेई और दूसरों की सच्ची भावनाओं को महसूस कर सकती थी और वह धीरे धीरे उनके सामने खुल गई। स्वाभाविक रूप से भोजन के दौरान वह जियाओ यान और दूसरों के साथ बैठी। जियाओ यंग और जियाओ ली, जो किंगलिन को वापस लाए थे, जियाओ झान और जियाओ कबीले के 3 बुजुर्गों के साथ एक मेज पर बैठकर शराब पी रहे थे। सभी के अपनी सीटों पर बैठने के बाद जियाओ झान कुलपति के रूप में अपने हाथ में एक कप लेकर खड़ा हुआ, लाल कालीन से सजे मंच पर कदम रखा और धीरे धीरे शांत हो रहे जियाओ कबीले के सदस्यों को देखा। अहम, जियाओ झान ने अपना गला साफ किया और जब आंगन पूरी तरह से शांत हो गया तो वह जोर से बोलने लगा, आज एक बार फिर हम अपने जियाओ कबीले की वार्षिक परंपरा के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमेशा की तरह होना चाहिए था, लेकिन इस साल चंद्र नव वर्ष से पहले 2 बड़ी खुशी की घटनाएं हुई और कुलपति के रूप में मैं उन्हें आप सभी के साथ साझा करने के लिए यहाँ हूँ। सबसे पहले, पहला मामला, विभिन्न कारणों से जियाओ कबीला अब भूटान शहर का सबसे बड़ा परिवार बन गया है। हमारे परिवार का भविष्य पिछले साल की तुलना में कई गुना अधिक समृद्ध है। ताली 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 टिल्ड टिल्ड टिल्ड। जैसे ही जियाओ झान के शब्द निकले, भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी के चेहरे उत्साहित खुशी से भर गए। उनका परिवार और भी मजबूत हो गया था। वे खुश क्यों नहीं होंगे? जियाओ झान के चुप रहने का इशारा करने के बाद तालियां धीरे धीरे कम हो गईं और उसने बोलना जारी रखा। अब दूसरी खुशी की घटना के लिए, आप में से कई लोगों ने कल आने वाले समारोह को देखा होगा। जियाओ कबीले के कई सदस्य जो आमतौर पर बाहर व्यापार करते हैं, उन्हें शायद इसकी जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैं आधिकारिक तौर पर यहाँ इसकी घोषणा कर रहा हूँ। जियाओ झान ने एक गहरी सांस ली और एक शक्तिशाली आवाज के साथ चिल्लाया, जियाओ कबीले के सभी नई पीढ़ी के वंशजों को डूजे में पदोन्नत किया गया है। आइए हम उन्हें गर्मजोशी से बधाई दें। ताली 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 ताली। इस बार तालियां और भी अधिक उत्साही थीं। कई जियाओ कबीले के सदस्य जो कल आने वाले समारोह में भाग नहीं ले पाए थे, वे जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी को आश्चर्य से देख रहे थे और अधिक लोगों की निगाहें जियाओ यान पर टिकी हुई थीं। जियाओ झान ने अभी अभी नई पीढ़ी के वंशजों का उल्लेख किया था, तो इसका मतलब था कि जियाओ यान की ताकत भी ठीक हो गई थी, है ना? क्या बढ़िया खबर है। जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी को उनके बड़ों की गर्मजोशी भरी तालियों से नहलाया गया और वे थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। यह जियाओ यान की मेज के लिए भी सच था। अच्छा, मैं इसे कैसे कहूँ? जियाओ निंग ने अपना थोड़ा सा शर्मीला चेहरा ढांक लिया। इतने सारे बड़ों द्वारा प्रशंसा किए जाने से मुझे थोड़ा सा महसूस होता है, आप जानते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक बार के लिए जियाओ मेई ने जियाओ निंग को जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा भी शर्मिंदगी से लाल हो गया। अरे अरे अरे, क्या तुम दोनों वाकई तारीफ के इतने आदी नहीं हो? क्या यह इतना बुरा है? जियाओ यान मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। उसके शब्दों में मजाक के भाव थे, जिससे जियाओ जुनर, जो उसके बगल में बैठी थी, ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। भाई जियाओ यान इस दिन थोड़ा बचकाना हो जाता है। वह दूसरों का मजाक उड़ाना भी जानता है। ये बचकाना नहीं है, यह मेरा स्वभाव है। जियाओ यान ने हल्के से अपनी उंगली हिलाई, अपने दिल में विशेष रूप से सहजता महसूस करते हुए। बिना कुछ छिपाए अपने सच्चे स्व को प्रकट करना निस्संदेह सबसे आरामदायक काम है। जियाओ यान कोई भगवान नहीं था और वह आमतौर पर खुद को नियंत्रित रखता था। उसके पास हर साल बिना किसी आरक्षण के आराम करने के लिए केवल यही एक दिन था। बेशक उसे इसका पूरा आनंद लेना था। उसका असली स्वभाव। नालन यानरान ने जियाओ यान को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह पहले नहीं जानती थी। जियाओ यान का दूसरा पहलू। नालन यानरान अपने दिल में राहत महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अगर वह आज यहाँ नहीं होती तो वह अपने जीवन काल में जियाओ यान के असली व्यक्तित्व को कभी नहीं जान पाती। ऐसा लगता है कि मैं सही समय पर आई हूँ। इस समय जियाओ झान मंच पर खड़े होकर अपना प्याला ऊंचा उठाया और चिल्लाया, आज चंद्र नव वर्ष है, इसलिए अनावश्यक शब्दों के साथ समय बर्बाद न करें। नए साल की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जो लोग पी सकते थे उन्होंने अपने प्याले उठाए, जबकि जो नहीं पी सकते थे उन्होंने अपने पानी के प्याले उठाए। जियाओ झान के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए वे सभी एक ही बार में पी गए। अच्छा, सभी लोग खाएं, भोजन और पेय का आनंद लें।
जैसे ही जियाओ जान के शब्द निकले, सुबह से भूखे लोग तुरंत खाने लगे और उनके सामने मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों का आनंद लेने लगे। चलो किंगलिन, जियाओ मेई ने अभी तक खुद खाना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन उसने उत्साहपूर्वक किंगलिन की प्लेट पर विभिन्न व्यंजनों से मांस का ढेर लगा दिया। गोमांस, मछली, भेड़ का बच्चा था, लेकिन कोई सब्जी नहीं थी। उसे परवाह नहीं थी कि किंगलिन ये सब खा पाएगा या नहीं, और पूरी प्लेट एक छोटे पहाड़ की तरह खड़ी थी। किंगलिन के चेहरे पर स्पष्ट रूप से परेशानी थी, लेकिन वह नेक इरादे वाली जियाओ मेई को बाधित नहीं करना चाहती थी। नाजुक चीनी मिट्टी के चेहरे पर परेशानी थी और वह नहीं जानती थी कि अपना खाना कैसे आगे बढ़ाए। माय, थोड़ा और संयमित रहो। किंगलिन के दूसरी तरफ बैठी जियाओ यू अब और नहीं देख सकती थी। उसने हाथ बढ़ाया और किंगलिन के सामने रखे खाने की प्लेट को अपनी खाली प्लेट से बदल दिया। उसने किंगलिन को धीरे से देखा। किंगलिन, तुम पहले वो बर्तन चुनो जो तुम खाना चाहती हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो तुम तक नहीं पहुंच सकती, तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, धन्यवाद, बहन जियाओ यू। किंगलिन ने भारी सिर हिलाया और उसके चेहरे पर परेशानी गायब हो गई। उसने मुस्कुराकर जियाओ यू को धन्यवाद दिया और फिर अपना सिर थोड़ा उदास जियाओ मेई की ओर घुमाया। धन्यवाद, बहन जियाओ मेई, किंगलिन के लिए बर्तन चुनने के लिए। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। जियाओ मेई भावुक हो गई और उसने अपना छोटा सा चेहरा उसके चेहरे से रगड़ते हुए किंगलिन को गले लगा लिया। जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी में वह सबसे छोटी थी और जियाओ मेई को हमेशा से उम्मीद थी कि उसकी देखभाल करने के लिए एक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली और समझदार छोटी बहन होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह किंगलिन के प्रति इतनी उत्साही थी। धमाका। इस समय जियाओ निंग ने अचानक टेबल पर शराब का एक जग पटक दिया और जियाओ यान को देखते हुए मुस्कुराया। अरे जियाओ यान, चूंकि अब हम सभी वयस्क हो चुके हैं, तो क्या पानी पीना बहुत उबाऊ नहीं है? चलो एक जग शराब पीते हैं। जियाओ निंग की बातें सुनकर जियाओ जुनर ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी और जियाओ निंग की ओर देखा। जियाओ निंग, ये अरे 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 टिल्डर 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 जुनर, इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जियाओ निंग ने जियाओ जुनर को बीच में टोकते हुए कहा। जियाओ यान अभी शराब नहीं पीता है, लेकिन जल्द या बाद में वह पिएगा। चूंकि आज पूरा परिवार यहाँ है, इसलिए जियाओ यान की क्षमता को परखने का यह एक अच्छा मौका है। अगर कुछ होता भी है तो हम एक दूसरे का साथ देंगे, है ना? जियाओ जुनर चुप हो गई। जियाओ निंग के शब्द वाकई प्रेरक थे, जिससे उसके पास कोई प्रतिवाद नहीं बचा। इस समय रिंग के भीतर औषधीय आवाज याओ चेन जियाओ यान से बोली। वह सही है, आखिरकार आपको शराब पीनी ही पड़ेगी। अपनी सहनशीलता को पहले से जांच लेना कोई बुरी बात नहीं है, ताकि अगर कोई भविष्य में आपको नशे में डालने की कोशिश करे तो आप पूरी तरह से अनजान न हो। विलेनोव एल बी जेएनएन। जियाओ यान ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने कप में पानी एक घूंट में पी लिया और कप को जियाओ निंग के सामने रख दिया। ठीक है, चलो करते हैं। ये सिर्फ आज के लिए है। चलो पूरी तरह से आराम करते हैं। ठीक है, आज चलो दिल खोलकर पीते हैं, चचेरे भाई। अध्याय 43। चीयर्स। मम्मा। जियाओ यान को तेज सिरदर्द महसूस हो रहा था। उसने अपनी भौहों को सिकोड़ लिया और अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। अपने सामने की जानी पहचानी छत को देखा। यह उसका अपना कमरा था। कुछ हद तक धुंधले दिमाग के साथ जियाओ यान को अचानक मतली की एक बेकाबू लहर महसूस हुई और सहज रूप से उसने अपना सिर बिस्तर की तरफ घुमाया, अपने पेट में मौजूद सब कुछ उल्टी करके बाहर निकाल दिया। उल्टी करने के बाद हालांकि जियाओ यान के सिर में अभी भी दर्द था, लेकिन ये पहले से बहुत बेहतर था। क्या हुआ? जियाओ यान के धुंधले दिमाग ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आया कि पहले क्या हुआ था। उस पल याओ चेन की आकृति दिखाई दी, जो जियाओ यान को चिढ़ाते हुए देख रही थी। टिल्ड, पहली बार शराब पीने वाले के रूप में आप वास्तव में अपनी शराब को रोक सकते हैं टिल्ड। वरिष्ठ याओ। जियाओ यान ने याओ चेन की ओर देखा और उसके शब्दों को सुनकर उसे अचानक कुछ याद आया। ऐसा लग रहा था कि जियाओ निंग ने उसे शराब पीने के लिए आमंत्रित किया था। हम दोनों ने शराब के 12 बैरल खत्म कर दिए, और जब हमने आखिरी बैरल खत्म किया तो तुम फर्श पर बेहोश हो गए और मदद के लिए पुकार भी नहीं सके। याओ चेन ने ठहाका लगाया और जियाओ यान ने अपना सिर ढक लिया। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। तो यह एक हैंगओवर है, मैं अगली बार फिर कभी नहीं पीऊंगा। शराब से होश में आने के बाद हर कोई यही कहता है टिल्ड। याओ चेन ने हल्के से कंधे उचका दिए। शायद घाव भर जाने के बाद दर्द को भूल जाना इंसानी फितरत है। जब लोगों को तकलीफ होती है तो वे अक्सर कम याददाश्त रखते हैं। इस बार सबक सीख लेने के बाद वह अगली बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या समय हुआ है? जियो यान ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि बाहर पहले से ही अंधेरा था। अचानक वह पूरी तरह से जाग गया। अरे नहीं, अब खाने का समय हो गया है। जियो यान बिस्तर से कूद गया और उसने जो गंदगी उल्टी करके की थी उसे साफ करना शुरू कर दिया। याओ चेन हवा में तैरते हुए उसे उलझन में देख रहा था। क्या आज रात कोई गतिविधि है? हम पूरे जियो कबीले के साथ मिलकर दोपहर का भोजन करते हैं और शाम को सभी अपने अपने परिवारों के साथ रात का खाना खाते हैं। मेरे पिता और बाकी लोग पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जियो यान ने फर्श साफ करना समाप्त किया, सफाई के औजार रखे और हल्की मुस्कान के साथ याओ चेन को देखा। रात के खाने के बाद हमारे पास एक विशेष कार्यक्रम है। विशेष कार्यक्रम? याओ चेन ने असमंजस में भौहें उठाईं। वुटैंग के इस सुदूर शहर में उनके पास किस तरह का विशेष कार्यक्रम हो सकता है? नोव एल बी जेएनएन। लेकिन जल्द ही याओ चेन ने अपने विचारों को खारिज कर दिया। जियो कबीले में बिताए दिनों में बहुत सी अप्रत्याशित चीजें हुई थीं। याओ चेन को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि कई पहलुओं में वे उसके जैसे किसी व्यक्ति को जो उनके स्तर पर था ईर्ष्या महसूस करा सकते थे। फर्श की सफाई खत्म करने के बाद जियो यान तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और अपने घर के भोजन कक्ष की ओर चला गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि जियो जान और अन्य लोग पहले से ही बैठे हुए थे, मेज पर बर्तन अछूते थे। ये स्पष्ट था कि वे जियो यान का इंतजार कर रहे थे, खुशी से बातें कर रहे थे, फिर भी एक गुप्त एजेंडा छिपा रहे थे। रुको, कोई छिपा हुआ एजेंडा? जियाओ यान अचानक से स्तब्ध रह गया। क्या पारिवारिक भोजन के दौरान ऐसा ही माहौल था? एक पल के लिए अचंभित होने के बाद जियाओ यान ने ध्यान से मेज पर बैठे लोगों को देखा। वहां उसके पिता जियाओ झान, उसकी बड़ी बहन जियाओ यंग, उसकी दूसरी बहन जियाओ ली, किंगलिन जिसे जियाओ यंग और जियाओ ली द्वारा वापस लाया गया था, उसकी छोटी बहन जियाओ जुनर और अप्रत्याशित रूप से नालन यानरान थे। नालन यानरान यहाँ क्यों थी? नालन यानरान एक बाहरी व्यक्ति थी और जियाओ कबीले की मेहमान थी। वे उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। वे उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे जब परिवार भोजन कर रहा था, है न? इसके अलावा नालन यानरान उसकी मंगेतर थी। उसके लिए उनके साथ भोजन करना स्वाभाविक ही था। यानर, तुम जाग रही हो?
जियाओ यंग, जो जियाओ जान के साथ बातचीत कर रही थी, ने जियाओ यान को दरवाजे पर खड़ा देखा और चिंता से मुस्कुराई। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? खैर मैं ठीक हूँ। जैसे ही जियाओ यान ने जवाब दिया, टेबल से जियाओली की आवाज आई। हा, मैंने जुनर से सुना कि तुम और जियाओ निंग ने 12 बैरल खत्म कर दिए। बुरा नहीं है मेरे छोटे भाई, तुमने अपनी दूसरी बहन को शर्मिंदा नहीं किया। जियाओली की जोरदार आवाज सुनकर जियाओ यान का सिर, जो पूरी तरह से साफ नहीं था, चक्कर खा गया। उसका शरीर हिलने से नहीं बच सका, जिससे जियाओ जुनर और नालन यानरान चौंक गए। वे दोनों तेजी से जियाओ यान की तरफ बढ़े, उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े, चिंतित थे। भाई जियाओ यान, क्या तुम ठीक हो? जियाओ यान, तुम्हें कैसा लग रहा है? दोनों की आवाजें एक साथ सुनाई दी और फिर एक साथ गिर गईं। दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी थीं, जिससे दुश्मनी का स्पष्ट भाव झलक रहा था। हालांकि वे जल्दी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मिस नालन, आप मेहमान हैं। मैं जियाओ यान का ख्याल रखूंगा। हम आपको कैसे परेशान कर सकते हैं? जियाओ जुनर ने कहा, उसकी आवाज सम्मान से भरी हुई थी। छोटी बहन, तुम क्या कह रही हो? मैं जल्द या बाद में जियाओ यान की पत्नी बन जाऊंगी। यह मेरा कर्तव्य है, मैं दूसरों को इसका ख्याल कैसे रखने दूं? नालन यानरान ने समान सम्मान के साथ उत्तर दिया। उनके शब्दों में श्रद्धा थी, लेकिन साथ ही बारूद की गंध भी थी। उनकी आंखें मिली, जिससे एक खतरनाक माहौल पैदा हो गया जिसने पूरे कमरे को भर दिया। जियाओ जान और जियाओ यंग ने अपने चेहरे पर बेबसी के साथ इस दृश्य को देखा, जबकि जियाओ ली उत्साह से मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि वह तमाशा का आनंद ले रही थी। जहां तक जियाओ किंगलिन की बात है, छोटी लड़की ने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। उसने अपने छोटे शरीर को सिकोड़ लिया, मेज के किनारे को पकड़ लिया, डर से कांप रही थी। जियाओ यान ने भी उन दोनों से निकलने वाली हल्की खतरनाक आभा को महसूस किया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसका सिर तुरंत साफ हो गया। वह जल्दी से उनकी पकड़ से मुक्त हो गया। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। चिंता मत करो, जियाओ यान ने उन दोनों को वापस खाने की मेज पर धकेलते हुए कहा। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, ओ टिल्डा, मैं पूरी दोपहर सोता रहा और मुझे भूख लगी है। चलो खाना खाते हैं। जियाओ यान के आग्रह पर भोजन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। पिताजी, कृपया। जियाओ यान ने जग से जियाओ जान के लिए एक गिलास शराब डाली। जियाओ जान खुशी से मुस्कुराया, उसका चेहरा संतुष्टि की भावना से भर गया। फिर जियाओ यान ने जियाओली और जियाओली के लिए शराब डाली और जियाओली ने एक सौम्य मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जबकि जियाओली ने अपने छोटे भाई को चिढ़ाने वाली आंखों से देखा। छोटे यान, अपनी दूसरी बहन के साथ ड्रिंक करना चाहोगे? आज नहीं, जियाओ यान ने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ मना कर दिया। सिरदर्द जो आखिरकार कम हो गया था, वह इसे फिर से अनुभव नहीं करना चाहता था। जियाओ यान के हाव भाव देखकर जियाओली फिर से हंस पड़ा और जियाओ यान के सिर को थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। हा, छोटे यान, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। अपनी दूसरी बहनों को चिढ़ाते हुए सुनकर जियाओ यान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कंधे उचका दिए। उसने शराब का जग नीचे रख दिया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। मुख्य सीट पर बैठे जियाओ जान ने जियाओ यान को देखा, जो उसके ठीक सामने था। उसके होठों पर संतुष्टि की मुस्कान थी। अगर इस जीवन में कोई एक चीज थी जिसने जियाओ जान को सबसे अधिक संतुष्ट महसूस कराया, तो वह जियाओ यान जैसा समझदार और परिपक्व बेटा होना था। जियाओ कबीले के भीतर अब एकता और सद्भाव सब जियाओ यान के प्रयासों की बदौलत था। जियाओ यान की कड़ी मेहनत के बिना जियाओ कबीले के भीतर आंतरिक कलह अब तक जारी रहता। दोपहर में जियाओ कबीले के आंगन में बैठकर इस तरह के आनंदमय माहौल का आनंद लेना असंभव होता। ये सोचते हुए जियाओ जान ने धीरे से अपना वाइन गिलास उठाया और बाकी लोगों ने भी अपने गिलास उठाए, जियाओ जान के अगले शब्द सुनते हुए। हमारे परिवार के लिए एक बेहतर और बेहतर साल की कामना करते हुए, चीयर्स। चीयर्स। अध्याय 44। विचित्र कार्यक्रम। रात के खाने के बाद जियो जान, जियो यंग और जियोली ने पीना और बातचीत करना जारी रखा, जबकि जियो यान खड़ा हुआ और जियो जान से बात की। पिताजी, मैं जाकर दूसरों के साथ चीजें तैयार करूंगा। ओह, आगे बढ़ो। जियो जान ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और जियो यान ने सिर हिलाया। फिर वह किंगलिन की तरफ आया, नीचे झुका और धीरे से बोला, छोटी किंगलिन, क्या तुम मेरे साथ मौज मस्ती करना चाहोगी? मम्मा। पूरा दिन साथ बिताने के बाद किंगलिन ने जियो कबीले के खिलाफ अपनी हिफाजत पूरी तरह से छोड़ दी थी। जियो यान की बातें सुनकर उसने खुशी से सिर हिलाया। ये दृश्य देखकर जियो यंग की आंखें गहरी संतुष्टि से भर गईं और यहाँ तक कि जियोली ने भी एक दुर्लभ कोमल अभिव्यक्ति दिखाई। किंगलिन के माता पिता, कृपया निश्चिंत रहें, आपकी बेटी ठीक है। अरे, जियो यान क्या तैयार कर रहा है? नालन यानरान ने जियो जुनर को देखा और पूछा। जियाओ जुनर ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया, कुछ हद तक नाखुश दिख रही थी क्योंकि उसने नलन यानरान की ओर देखा। मिस नलन, मेरा एक नाम है और क्या आपको नहीं लगता कि मुझे ये कहना अशिष्टता है? तो क्या मुझे आपको छोटी बहन जुनर कहना चाहिए? आप अभी भी मुझे ये कह सकती हैं। जियाओ जुनर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, फिर उत्तर दिया, हर साल जियाओ कबीला शाम के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार करता है और हम, युवा पीढ़ी, तैयारियों के प्रभारी होते हैं। हम इसे नए साल की पूर्व संध्या गाला कहते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर उत्सव। नालन यानरान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह क्या है? जब नालन यानरान सोच रहा था, तब जियाओ यान ने पहले ही किंगलिन का छोटा हाथ पकड़ लिया था और प्रवेश द्वार पर आ गया था। उसने पलटकर उन दोनों को देखा। जुनर, छोटे खाने के शौकीन, चलो आ रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे छोटा खाने का शौकीन मत कहो। वे सभी खेल खेल में और शोर मचाते हुए जियाओ कबीले के प्रांगण में पहुंचे। दोपहर के भोजन की मेजों से बचा हुआ खाना साफ कर दिया गया था, मेजपोश बदल दिए गए थे और पहले से गंदा फर्श अब साफ था। जियाओ कबीले के युवा सदस्य लाल कालीन से ढके लकड़ी के मंच के चारों ओर इकट्ठा हुए थे, कुछ चर्चा कर रहे थे। जियाओ यान यहाँ है, किसी ने चिल्लाया और तुरंत जियाओ कबीले के युवा सदस्यों ने जियाओ यान को घेर लिया। इस रोमांचक दृश्य ने जियाओ यान द्वारा पकड़े गए किंगलिन को उसकी कमर से जकड़ लिया, उसे छोड़ने से डर रहा था। यहाँ तक कि जियाओ जुनर और नालन यानरान को भी किनारे कर दिया गया। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, आज रात मेरा प्रदर्शन बिल्कुल अपरिहार्य है। तुम बेवकूफ हो, ये किस तरह का हास्यास्पद कार्यक्रम है? ईंटों को तोड़ना, केवल तुम्हारे जैसा कोई ही ऐसा कचरा कार्यक्रम बना सकता है। लेकिन ये टाइटेनियम मिश्र धातु की ईंटें हैं, कोई भी इन्हें तोड़ नहीं सकता। फिर तुम इन्हें ईंटें कैसे कह सकते हो? जियो यान, जो जियो कबीले के युवा सदस्यों से घिरा हुआ था, उसके चेहरे पर एक असहाय भाव था। वह जियो यू की ओर मुड़ा, जो भीड़ के बाहर से उनकी ओर चल रहा था। बहन जियो यू, पहले किंगलिन को बाहर निकालो। ठीक है, जियाओ यू ने जवाब दिया और तुरंत किंगलिन को भीड़ से बाहर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया।
उसने किंग लिन को धीरे से सांत्वना दी, जो थोड़ा डरा हुआ था, और जियाओ यान को देखा, जो जियाओ कबीले के युवा सदस्यों से घिरा हुआ था, एक असहाय मुस्कान के साथ। हर साल ऐसा ही होता है, ये सच है। जियाओ जुनर अपने हाथों को पीछे करके दृश्य को देखते हुए मुस्कुराए। दूसरी ओर नालन यानरान कुछ उलझन में थी, क्योंकि उसने जियाओ यान की ओर इशारा किया, जो जियाओ कबीले के युवा सदस्यों से घिरा हुआ था। वे क्या कर रहे हैं? जियाओ कबीले के नए साल की पूर्व संध्या का उत्सव हर साल हम युवा पीढ़ी द्वारा किया जाता है, लेकिन समय की कमी के कारण हर साल केवल सीमित संख्या में प्रदर्शन शामिल किए जा सकते हैं, और यह भाई जियाओ यान पर निर्भर करता है कि कौन प्रदर्शन करेगा। जियाओ जुनर ने जवाब दिया, और किंगलिन को अपनी बाहों में लेकर उसने कहा, आमतौर पर जब तक पर्याप्त समय होता है, जियाओ यान सभी को मंच पर प्रदर्शन करने देने की कोशिश करेगा। आखिरकार सभी ने अपने प्रदर्शन की तैयारी में लंबा समय बिताया है, और जियाओ यान खुद उन्हें रोकने का दिल नहीं कर रहा है। जियाओ यू भी इसमें शामिल हो गया। हालांकि हर साल कुछ बेहद विचित्र प्रदर्शन होते हैं जिन्हें जियाओ यान शामिल किए बिना नहीं रह सकता। बेहद विचित्र प्रदर्शन। नालन यानरान के दिमाग में एक बड़ा सवालिया निशान उभरा। इन कुछ दिनों तक जियाओ कबीले में रहने के बाद उसे धीरे धीरे कुछ समझ आ गई थी। पूरा जियाओ कबीला वास्तव में एक अजीबोगरीब परिवार है, और जो प्रदर्शन इस अजीबोगरीब परिवार को अजीबोगरीब महसूस करा सकते हैं, वे अविश्वसनीय रूप से विचित्र होने चाहिए। ऐसे विचारों को ध्यान में रखते हुए नालन यानरान उत्सुक हो गया और जियाओ यू द्वारा बताए गए अजीबोगरीब कार्यक्रम को देखने के लिए खुद को रोक नहीं सका। तभी एक उत्साहित आवाज गूंजी, मेरी कृति पूरी हो गई। नालन यानरान ने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि जियाओ मेई बाहर से जियाओ कबीले के प्रांगण में प्रवेश कर रही है, कागजों का ढेर पकड़े हुए, और जियाओ यान की ओर भाग रही है, जो जियाओ कबीले के युवा सदस्यों से घिरा हुआ था। मेयर, जियाओ यू ने अचानक आवाज लगाई। जियाओ मेई को वहीं रोक दिया। हैरान नजरों से जियाओ मेई जियाओ यू के पास पहुंची और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, पहले यहाँ आओ। किसी कारण से जियाओ यू की आवाज के लहजे ने नालन यानरान को कुछ हद तक अवाक कर दिया। जैसे ही जियाओ मेई उनके पास पहुंची, नालन यानरान ने कुछ नोटिस किया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वे सिर्फ एक दोपहर के लिए अलग हुए थे, लेकिन जियाओ मेई इतनी थकी हुई क्यों दिख रही थी? उसकी आंखों के नीचे काले घेरे भी दिखाई दे रहे थे। जैसे ही जियाओ मेई उनके पास पहुंची, जियाओ यू के चेहरे पर एक जटिल भाव था और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मुझे अपनी स्क्रिप्ट दिखाओ। ओह, यह मेरी गर्वित कृति है। जियाओ मेई ने अपनी नाक हवा में ऊपर करके सिर ऊपर उठाते हुए बड़े गर्व के साथ स्क्रिप्ट जियाओ यू को सौंपी। मुख्य पात्र जियाओ यान पुरुष नायक, जियाओ मेई महिला नायक, दुर्भावनापूर्ण सहायक पात्र जियाओ जुनर, नालन यानरान याफी, और बेशर्म सहायक पात्र जियाओ निंग, जिसका इस दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। कहानी बताती है कि कोमल और कमजोर महिला नायक धीरे धीरे दुर्भावनापूर्ण सहायक पात्रों और बेशर्म सहायक पात्रों के उत्पीड़न के तहत जीवन के निम्न बिंदु पर डूबती जा रही है। ठीक उसी समय पुरुष नायक, जो समर्पित, निर्णायक, सौम्य और वफादार है, आकाश से उतरता है और महिला नायक के आसपास की सारी गंदगी को दूर भगाता है। पुरुष और महिला नायकों को एक खुशहाल और आनंदमय नए जीवन की ओर ले जाता है। हिस उसके पढ़ने से पहले जियाओ यू की आंखें खाली हो गईं और उसने भावहीन चेहरे के साथ स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, कागजों के मोटे ढेर को आधा फाड़ दिया और लापरवाही से उसे जमीन पर फेंक दिया। ओह नहीं, मेरी उत्कृष्ट कृति, जियाओ मेई ने कहा, जैसे कि आसमान गिर गया हो। कमजोरी से अपने घुटनों पर गिर गई और जमीन पर पड़े कागज के टुकड़ों को देखते हुए रोने लगी। मुझे इस मास्टरपीस को बनाने में 3 महीने लगे। 3 महीने। मुझे पता था कि उस समय कुछ गड़बड़ थी जब तुम कभी कभी अनुपस्थित मन वाले होते थे। क्या तुम पीछे के पहाड़ पर प्रशिक्षण के दौरान इन चीजों के बारे में सोच रहे थे? जियाओ जुनर के चेहरे पर एक काली रेखा थी और वह नीचे बैठी थी। थोड़ी उदास मुस्कान दिखाते हुए उसने जमीन पर टूटी हुई स्क्रिप्ट की ओर इशारा किया। इसके अलावा माया, मेरा एक सवाल है। मेरी सहमति के बिना मुझे एक दुर्भावनापूर्ण सहायक चरित्र के रूप में क्यों शामिल किया गया है? क्या मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? ये कथानक के लिए आवश्यक है, जियाओ मेई हकलाते हुए बोली। जियाओ जुनर से आंख मिलाने से बचती हुई दोषी महसूस कर रही थी। NOWELL-BE-IN.C-OM। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है कि दूसरों को अनदेखा किया जा सकता है? मैं अपनी सहमति के बिना स्क्रिप्ट में शामिल होने से खुश नहीं हूं। जियाओ जुनर के शब्दों से नाखुश नालन यानरान ने अपनी बाहें पार की और जियाओ यू को देखा। लेकिन जैसा कि तुमने कहा, यह वास्तव में अजीब है। क्या वह हर साल ऐसी चीजें सामने लाती है? वह सचमुच मदद से परे है। जियाओ यू ने धीरे से भरी, अपनी नाक के पुल को असहाय रूप से चुटकी बजाते हुए। लेकिन उसके अलावा हमेशा एक और व्यक्ति होता है जो हर साल मूर्खतापूर्ण काम करता है। जैसे ही जियाओ यू ने बोलना समाप्त किया, जियाओ निंग की आवाज कदमों के साथ आंगन के बाहर से आई। जियाओ यान, आज मैंने जो प्रदर्शन तैयार किया है उसे देखो। जियाओ निंग, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बड़ी बहन अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो दे, तो वापस जाओ, कपड़े पहनो और मंच पर प्रदर्शन करने के बारे में भी मत सोचो। जियाओ यान के जवाब देने से पहले जियाओ यू की ठंडी आवाज अचानक गूंज उठी। जल्द ही आंगन के बाहर सन्नाटा छा गया और कुछ सेकंड के बाद नालन यानरान ने जियाओ निंग के धीमे कदमों की आवाज सुनी। उसे एक झलक भी नहीं दिखी। इस स्थिति ने नालन यानरान के दिल में खुजली पैदा कर दी, जैसे कि उसे एक छोटी सी बिल्ली खरोंच रही हो। वह जियाओ निंग द्वारा तैयार किए गए प्रदर्शन के बारे में बहुत उत्सुक थी, लेकिन जियाओ यू ने अचानक उसे खारिज कर दिया। आखिर वह क्या प्रदर्शन करने जा रहा था? अध्याय 45, नए साल की पूर्व संध्या पार्टी। चयन की एक लंबी अवधि के बाद नए साल की पूर्व संध्या पार्टी के लिए कार्यक्रम आखिरकार तय किया गया। जियो कबीले के वंशजों के बीच गहन चर्चाओं में जियो यान एक कुर्सी पर बैठा, बहुत पसीना बहा रहा था, अपनी सांसें थाम रहा था। तुमने कड़ी मेहनत की है टिल्डा। जियो यू ने मुस्कुराते हुए जियो यान को एक तौलिया दिया। जियो यान ने इसे लिया और अपने माथे से पसीना पोंछा। उत्साही जियो कबीले के सदस्यों को देखा जो जयकार कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक असहाय मुस्कान दिखाई दी। हर साल हर किसी का उत्साह मेरी कल्पना से कहीं अधिक होता है। मूल रूप से जियो यान ने सोचा था कि इस तरह का आयोजन डूक्यूई महाद्वीप के समग्र स्वर के अनुरूप नहीं था, और यह कि नवीनता खत्म हो जाने के बाद लोग इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस पार्टी के लिए सभी का उत्साह केवल बढ़ता ही गया है, जिसने इस आयोजन के आरंभकर्ता जियो यान को आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार आज साल का एकमात्र दिन है जब हर कोई वास्तव में आराम कर सकता है, जियो यू ने जियो कबीले के सदस्यों को देखते हुए कहा, जो एक दूसरे के साथ विभिन्न चीजों के बारे में भावुकता से चर्चा कर रहे थे। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। ये दिन जियो यान द्वारा लाया गया था। अगर जियो यान ने कभी नए साल का जश्न मनाने का सुझाव नहीं दिया होता, तो जियो कबीला किसी भी अन्य वर्ष की तरह ही नया साल मनाता। नहीं, सिर्फ नए साल का दिन नहीं,
जियो यू ने अपनी आंखों के कोने से जियो यान को देखा। उसकी नजर थोड़ी संकुचित थी, कोमलता से भरी हुई थी। जियो यान ने जियो कबीले में इतने सारे बदलाव लाए थे और बिना किसी अपवाद के जियो कबीले में हर कोई इसके बारे में भाग्यशाली महसूस करता था। खासकर जियो कबीले के सदस्य जो जियो यान के समान पीढ़ी के हैं, वे और भी अधिक आभारी थे। यह जियाओ यान ही था जिसने सभी को यह समझाया कि इस दुनिया में उन्हें केवल ताकत की जरूरत नहीं है और उन्हें क्या हासिल करना चाहिए। यह जियाओ यान ही था जिसने अपने कामों से सभी को दिखाया कि परिवार शब्द कितना गर्मजोशी भरा है। इसी कारण से जियाओ यान जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी का नेता कहलाने के योग्य था। इस समय जियाओ यान की नजर उदास चेहरे वाले जमीन पर पड़े दो लोगों, जियाओ मेई और जियाओ निंग पर पड़ी। मेरी उत्कृष्ट कृति, मेरा गौरवशाली क्षण। दोनों की बड़बड़ाहट सुनकर जियाओ यान असहाय दिखाई दिया, अपना चेहरा खुजलाया और जियाओ यू की ओर देखा, भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या वे अभी भी पिछले सालों जैसे ही हैं? जियाओ यू ने सिर दर्द में अपना सिर ढक लिया और फुसफुसाया, मुझे नहीं पता कि उस प्रदर्शन के लिए मंच पर जाने के बाद उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी या नहीं। मैं इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर जियाओ कबीले के दूसरे लोग उन्हें मंच पर देखते तो शायद उन्हें आश्चर्य होता कि जियाओ कबीले की ये युवा पीढ़ी आमतौर पर क्या करती होगी। भाई जियाओ यान, क्या अभी समय हो गया है? बगल से जियाओ जुनर की आवाज आई। जियाओ यान ने तारों वाले आसमान की ओर देखा, फिर अपनी जांघ पर थपकी दी, हाथ में तौलिया पकड़ा और जोर से चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। सब लोग तैयार हो जाओ, पार्टी शुरू होने वाली है। हाँ, जियाओ कबीले के सदस्यों ने एक स्वर में जवाब दिया और जियाओ यान मुस्कुराया, फिर जियाओ जुनर की ओर देखा। जुनर, जाकर बड़ों को सूचित करो। चलो आयोजन स्थल तैयार करते हैं। NO12BigJan.com। ठीक है टिल्ड। जियाओ जुनर ने सिर हिलाया और हल्के कदमों से जियाओ कबीले के प्रांगण से बाहर निकल गया। जियाओ यान ने जियाओ मेई और जियाओ निंग की ओर देखते हुए अपने हाथों को आपस में थपथपाया, जो अभी भी जमीन पर गिरे हुए महसूस कर रहे थे। ठीक है, निराश मत हो। अगले साल तुम्हारे पास एक और मौका होगा। उठो और अंतिम तैयारी करो। तुम हर साल ऐसा कहते हो, लेकिन मेरी बहन हमेशा हमें निराश करती है, जियाओ निंग ने बड़बड़ाया और जियाओ यू ने उसे भयंकर रूप से घूरा। यदि तुम मानवीय मानकों की सीमा के भीतर कोई कार्यक्रम बना सकते हो तो मैं इसे अनदेखा कर सकता हूँ। उफ, अपनी बड़ी बहन की बातें सुनकर जियाओ निंग और भी उदास हो गया, जबकि नालन यानरान की भौहें और भी सख्त हो गईं। वह वास्तव में उत्सुक थी कि जियाओ निंग क्या प्रदर्शन करना चाहता था। जियाओ यान के निमंत्रण के बाद जियाओ यू, जियाओ मेई और कुछ अन्य लोग जो प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे थे, उन्होंने प्रत्येक टेबल पर स्नैक्स और पेय पदार्थ, साथ ही आवश्यक एपेटाइजर और बढ़िया वाइन की व्यवस्था शुरू कर दी। नालन यानरान और किंगलिन ने भी मदद करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो जियाओ कबीले के बुजुर्ग जियाओ जुनर के नेतृत्व में एक एक करके जियाओ कबीले के प्रांगण में पहुंचे। जियाओ यू ने जियाओ मेई और जियाओ निंग को सभी के लिए बैठने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जबकि जियाओ यान कलाकारों के साथ अंतिम पुष्टि करने के लिए चला गया। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया और बुजुर्ग एकत्र हो गए तो जियाओ यान मंच पर चढ़ गया, अपना गला साफ किया और एक धूप वाली मुस्कान के साथ उसने जोर से घोषणा की, जियाओ कबीले के बुजुर्गों, हमारे परिवार की युवा पीढ़ी द्वारा आयोजित नए साल की पूर्व संध्या पार्टी में आपका स्वागत है। मैं जियाओ यान इस नए साल की पूर्व संध्या पार्टी का मेजबान इसकी आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करता हूँ। जब सभी ने ताली बजाई तो जियाओ कबीले के दर्शकों में तालियां गूंज उठीं। भीड़ में वुटन शहर के जियाओ कबीले के सदस्य और साथ ही वे लोग भी शामिल थे जो पूरे साल अन्य जगहों पर परिवार के व्यवसाय का प्रबंधन करते रहे थे। हालांकि वे चाहे जो भी हों, इस समय उनका मूड समान रूप से खुशनुमा था। अब कृपया इस शाम के पहले कार्यक्रम का आनंद लें, जो कि जियाओ के और जियाओ जिंग द्वारा एक भाषा आधारित प्रदर्शन है। इसके बाद जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए प्रदर्शन एक एक करके मंच पर आए, कार्यक्रम के माध्यम से घूमते रहे। जियाओ कबीले के सदस्यों से मिलकर बने दर्शकों ने दिल खोलकर हंसा या भावुक और संतुष्ट महसूस किया। यहाँ तक कि जब कुछ प्रदर्शनों में छोटी मोटी गलतियां भी हुई तो इसने सभी को खुश कर दिया और अधिक उत्साहित कर दिया। मंच पर युवा पीढ़ी के प्रदर्शनों को देखकर जियाओ यान की अनामिका पर रहने वाले याओ चेन को यह विशेष रूप से दिलचस्प लगा। दर्शकों में मौजूद बुजुर्गों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान देखकर याओ चेन अपने दिल में एक लहर महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसने सोचा था कि अपनी नींद के बाद उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से बंद कर लिया है और इस जीवन में कभी भी कोई खुशी या दुख का अनुभव नहीं करेगी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत हो सकती है। जब उसने कुछ ऐसा देखा जो वास्तव में उसके दिल को छू सकता था तो उसने पाया कि वह अपनी आंतरिक भावनाओं को दबा नहीं सकती। याओ चेन ने जियाओ यान को देखा, जिसका चेहरा रात के अंधेरे में भी एक चमकदार रोशनी बिखेर रहा था। उसके लंबे समय से बंद दिल का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। रिंग के अंदर याओ चेन क्या सोच रही थी, इस बात से अनजान जियाओ यान आखिरी कार्यक्रम की घोषणा करने के बाद मंच से उतरी और जियाओ निंग की ओर देखा। चचेरी बहन जियाओ निंग, इस कार्यक्रम के बाद आतिशबाजी करने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। जियाओ निंग ने उत्साह से अपनी मुट्ठी लहराई और मंच पर प्रदर्शन न करने की किसी भी निराशा को लंबे समय तक दूर कर दिया था। दूसरी ओर नालन यानरान ने हैरान भाव से जियाओ जुनर को देखा और पूछा, क्या पार्टी के बाद कोई और गतिविधि है? हमारे पास एक अंतिम गतिविधि है, जियाओ जुनर ने धीरे से उत्तर दिया। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। कृपया इसका इंतजार करें टिल्ड, यह जियाओ कबीले के सदस्यों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप आकस्मिक रूप से देख सकते हैं। नालन यानरान ने भौहें उठाई और मंच पर प्रदर्शन कर रहे जियाओ कबीले के सदस्यों की ओर देखा। कार्यक्रम वाकई मनोरंजक थे और उन्हें देखने में उसे बहुत मजा आया था, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि उन्हें कैसे विशिष्ट माना जा सकता है। नालन यानरान की उलझन में जियाओ जुनर ने बस रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। कुछ चीजों को सिर्फ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जब आप उन्हें सच में देखते हैं तभी आप उनकी अनमोलता को समझ पाते हैं। अध्याय 46, आशा की आतिशबाजी। अंतिम प्रदर्शन के बाद दर्शकों की ओर से जोरदार तालियां गूंज उठीं। तालियों के साथ जियाओ यान एक बार फिर मंच पर आया और नीचे बैठे जियाओ कबीले के सदस्यों को शालीनता से प्रणाम किया। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज शाम की पार्टी समाप्त हो गई है और अब हमारे पास जियाओ कबीले के नए साल के जश्न की अंतिम गतिविधि है। जैसे ही जियाओ यान के शब्द निकले, दर्शकों की ओर से तालियां एक बार फिर गूंज उठीं, जो पहले से भी ज्यादा तेज थीं। इस दृश्य ने नालन यानरान के दिल की धड़कनें बढ़ा दी और अंतिम गतिविधि के बारे में उसकी जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंच गई। इसी तरह जियाओ यू के आलिंगन में हल्के से जकड़ी हुई किंगलिन ने भी अपनी छोटी आंखों में जिज्ञासा दिखाई। जियाओ यान ने मंच के पीछे देखा और देखा कि जियाओ निंग उसे अंगूठा दिखा रही है, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई।
NO12 beekjan.com। जियाओ यान की नज़र एक बार फिर मंच के नीचे बैठे जियाओ कबीले के सदस्यों पर गई। उसने धीरे से एक हाथ उठाया और खुशी से सभी पर चिल्लाया, तो सभी चलो मेरे साथ मिलकर उल्टी गिनती करते हैं। ओहो, जियाओ कबीले के युवा सदस्य उत्साह से जयकार कर रहे थे और मंच के नीचे जियाओ कबीले के बुजुर्गों ने अपनी आंखों में उम्मीद भरे भाव दिखाए। नालन यानरान और किंगलिन अपनी सांस रोके रखने से खुद को रोक नहीं पाए, उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा, जिसमें आत्मा याओ चेन भी शामिल थी, जो रिंग के अंदर थी। 3-3। जैसे ही जियाओ यान ने एक नंबर चिल्लाया, मंच के नीचे सभी ने एक साथ चिल्लाया। 2-2। जियाओ कबीले के सदस्यों के चेहरों पर मुस्कान इससे ज्यादा उज्जवल नहीं हो सकती थी। हर किसी का मूड अपने चरम पर पहुंच गया था और जैसे ही जियाओ यान ने आखिरी नंबर चिल्लाया, वे एक साथ फूट पड़े। एक स्वूश। जियाओ यान के पीछे मंच के पीछे से रोशनी की एक किरण निकली और आसमान में उड़ गई। जब ये रात के आसमान के शिखर पर पहुंची तो सभी जियाओ कबीले के सदस्यों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी और वे रोशनी की किरण के साथ चिल्ला रहे थे। धमाका, हैप्पी न्यू ईयर। चमकदार आतिशबाजी ने तुरंत वुटन शहर के रात के आसमान को रोशन कर दिया, जिसका प्रतिबिंब सभी के चेहरों पर पड़ा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। स्वूश स्वूश स्वूश। रात के आसमान में रोशनी की कई और किरणें उठी और फूट पड़ी, जिससे सभी के दिलों में उम्मीद की चमकीली लपटें उभर आईं। नालन यानरान ने रात के आसमान में रंग बिरंगे नजारे को गौर से देखा। उसकी आंखें लगातार टिमटिमा रही थीं, मानो वह इस दृश्य को अपने दिमाग में गहराई से उकेरना चाहती हो। क्या खूबसूरत पल था। हालांकि नालन यानरान हमेशा से ही जियाओ यान की प्रशंसा करती थी और उसे पाने की कोशिश करती रही थी, किसी कारण से उसे हमेशा यह एहसास होता था कि वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकती। ऐसा लगता था कि उसके कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें वह कभी समझ नहीं सकती थी। हालांकि इस समय जब नालन यानरान का दिल कांप रहा था तो उसे अचानक कुछ समझ में आया। यही वह रास्ता था जिस पर जियाओ यान हमेशा से चल रहा था। नालन यानरान ने अपना सिर घुमाया और जियाओ यान को देखा, उसका उज्ज्वल और उत्साही रूप, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जियाओ यान जियाओ यान जियाओ यान। जैसे ही नालन यानरान ने चुपचाप अपने दिल में जियाओ यान का नाम दोहराया, उसका दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें पकड़ लूंगा। भविष्य में मैं वह महिला बनूंगी जो गर्व से तुम्हारा साथ दे सकती है। नालन यानरान ने अपने दिल में ये गंभीर घोषणा की, जबकि जियाओ यू के आलिंगन में किंगलिन भी आकाश में आतिशबाजी देख रही थी। तमाशा देखकर भावुक हो गई। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद किंगलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया धूसर हो गई हो, किसी भी रंग से रहित। चाहे जियाओ निंग और जियाओ ली ने उसका कितना भी ख्याल रखा हो, किंगलिन को हमेशा अपने दिल में एक अजीब सी अपरिचितता का एहसास होता था। उसके आसपास के सभी लोग कहते थे कि उसके माता पिता को कभी प्यार नहीं करना चाहिए था और उसे खुद कभी इस दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे किंगलिन ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। शायद जैसा कि उन्होंने कहा, उसके माता पिता गलत थे और उसका अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब उसने अपने सामने आतिशबाजी देखी, ये रंगीन तमाशा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, तो उसने उसके दिल के सारे अंधेरे को दूर कर दिया। उस पल उसके दिमाग में एक विचार उभरा, अगर मैं पैदा नहीं हुई होती तो मैं इतना सुंदर दृश्य नहीं देख पाती। अतीत की सभी सुखद यादें, मेरे माता पिता के बीच का स्थायी प्यार और मेरे लिए उनकी देखभाल मेरे दिल में उमड़ पड़ी, मेरे सभी संदेहों को चकनाचूर कर दिया। पिता और माँ गलत नहीं हैं, वे गलत नहीं हैं और मैं गलत नहीं हूँ। अपने प्यारे माता पिता की बेटी होना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मैं अब भागूंगी नहीं। किंगलिन की आंखें भविष्य के लिए आशा और लालसा से भरी हुई थीं, जैसा कि उसने खुद से कहा, मैं किंगलिन हूँ, मैं अपने पिता और माँ की प्यारी बेटी हूँ। वे मेरे गर्वित माता पिता हैं। हमें इस दुनिया द्वारा अस्वीकार किए जाने का कोई कारण नहीं है। इस बीच नालान यानरान और किंगलिन के अलावा रिंग के भीतर याओ चेन रात के आसमान में खिलने वाली आतिशबाजी को देखते हुए गहराई से केंद्रित थी। स्पष्ट रूप से उसके सामने का तमाशा विशेष रूप से भव्य नहीं था और अतीत में उसके युद्ध कौशल का एक आकस्मिक प्रदर्शन इन आतिशबाजी की तुलना में अधिक शानदार दृश्य बना सकता था। हालांकि जब उसने रात के आसमान में शानदार आतिशबाजी को देखा तो याओ चेन अपने अंदर उमड़ रही गहरी भावनाओं को दबा नहीं सकी। अनायास ही उसके गालों पर आंसू बहने लगे। हाँ, ये वास्तव में अजीब है। याओ चेन हैरान रह गई, अनजाने में एक मुस्कान प्रकट की। आत्मा शरीर को आंसू बहाने में सक्षम नहीं माना जाता। आतिशबाजियों की गड़गड़ाहट के बीच एक आवाज मिली और याओ चेन एकमात्र व्यक्ति था जो इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। सीनियर याओ, नया साल मुबारक। रिंग में याओ चेन ने जियोयान की खुशमिजाज मुस्कान को एकटक देखा और एक पल में उसका दिल असीम गर्मजोशी से भर गया। जियोयान के मुस्कुराते चेहरे ने याओ चेन के भीतर पहली बार उसके जीवन में भावनाओं की हलचल पैदा कर दी। जियोयान की डूक्यू को आत्मसात करके और साथ में लंबा समय बिताकर जागने के बाद याओ चेन अपने दिल में कुछ सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। क्या मेरे इस शिष्य की तुलना में मेरा वास्तव में कोई मूल्य है? क्या मेरा जीवन वास्तव में एक बार फिर से जागने के लायक है? ऐसे विचार याओ चेन के दिल में लगातार गूंज रहे थे, जिससे उसके पहले से तय कुछ फैसले भी अनिश्चित हो गए। शायद मुझे नींद में ही रहना चाहिए और शायद मुझे ये सोचकर खुद को धोखा नहीं देना चाहिए कि मैं इस दुनिया में वापस आने के लायक हूँ। हालांकि इस पल में खुद के बारे में ये सारे संदेह दूर हो गए। बिल्कुल सही, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं इतनी भावुक क्यों हूँ? ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा हूँ। टिल्डा। जियाओयान के चेहरे को देखते हुए याओ चेन ने अपने दिल में समझ लिया। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान दिखाई दी और उसने अपने दिल में धीरे से जवाब दिया, टिल्डा 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 हैप्पी न्यू ईयर टिल्डा। याओ चेन की नजर एक बार फिर खिल रही आतिशबाजी पर गई। हाँ, भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी जीवित हूँ। इस समय याओ चेन के दिल में एक दृढ़ विचार उभरा। शायद मैं इस आतिशबाजी के प्रदर्शन को देखने के लिए फिर से जाग गई हूँ। टिल्डा। अपने दिल में याओ चेन ने चुपचाप फुसफुसाया, अपनी आंखों में एक अमिट कोमलता के साथ जियाओयान को देखते हुए उसे धीरे से पुकारते हुए, जियाओयान, हम सीनियर याओ, क्या गड़बड़ है? जियाओयान ने उलझन में पूछा, लेकिन याओ चेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिल पाना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। याओ चेन के शब्द सुनकर जियाओयान अचानक स्तब्ध हो गया। थोड़ी देर बाद जियाओयान धीरे धीरे अपनी उलझन से बाहर आया और उसकी नजर और भी कोमल हो गई। आपके शिष्य के रूप में आपसे मिल पाना मेरे लिए भी एक आशीर्वाद है। अध्याय 47। खुद को पछतावा महसूस न होने दें। चंद्र नव वर्ष के दूसरे दिन जियो कबीले में शहर से बाहर के रिश्तेदार धीरे धीरे चले गए और नालन यानरान ने जियोयान और जियोजान को अलविदा कहा और यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय में लौटने की तैयारी की।
जियो कबीले की इस यात्रा ने उसे विभिन्न पहलुओं में अपनी कमियों के बारे में गहराई से अवगत कराया और आगे के मार्ग के लिए उसके दृढ़ संकल्प को भी मजबूत किया। उसके पास अब बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। जाने से पहले नालन यानरान ने जियो यान के लिए एक अंतिम शब्द छोड़ा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। नालन यानरान के पीछे हटे हुए शरीर को देखकर जियो यान ने हल्के से अपना चेहरा खुजलाया, जिससे असहायता का एक निशान दिखाई दिया। इस समय जियो निंग और जियो ली भी अपना सामान लेकर बाहर आए, उनके साथ किंग लिन भी थे। जियो यान ने अनिच्छा से उनकी ओर देखते हुए थोड़ा पलक झपकाए। बहनों, क्या तुम भी जा रही हो? आटिल्डा, हम भाड़े के सैनिकों के समूह से बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते, जियो निंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि वे सिर्फ 2 रातों के लिए घर पर रुके थे, राउंड ट्रिप को गिनते हुए वे 1 हफ्ते से भाड़े के सैनिकों से दूर थे। दुखी मत हो टिल्डा टिल्डा टिल्डा, जियो ली ने मुस्कुराते हुए जियो यान के बालों को सहलाया। छोटी यान जी, जब मौका मिले तो भाड़े के सैनिकों के समूह में आ जाना। दूसरी बहन तुम्हें ग्रिल्ड बिच्छू खिलाएगी। अच्छा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। जियो यान ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर किंग लिन को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। क्या तुम सच में भाड़े के सैनिकों के समूह में वापस जाना चाहती हो, किंग लिन? जियो निंग और जियो ली ने पहले भी जियो यान से बात की थी और इस बार वे किंग लिन को वापस लेकर आए ताकि उसे जियो कबीले में रहने दिया जा सके, ताकि वे ज्यादा सहज महसूस कर सकें। आखिरकार टैगर रेगिस्तान सुरक्षित नहीं था, खासकर किंग लिन के लिए जो इंसानों और सांप लोगों का संकर था। वहां उसका स्वागत अच्छा नहीं हुआ। हालांकि आज सुबह जियो निंग ने किंग लिन से बात करने के बाद उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और जियो निंग और जियो ली के साथ भाड़े के समूह में वापस जाने पर जोर दिया। अब जियो यान की पूछताछ का सामना करते हुए किंग लिन ने भी अपना जवाब दिया। मैं कैप्टन जियो निंग और अन्य लोगों के साथ मनुष्यों और सांप लोगों के बीच की स्थिति को बदलना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता की त्रासदी फिर से हो। किंग लिन की पन्ना हरी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। अगर इंसान और सांप लोग शांति से साथ रह सकते तो उसके माता पिता को कभी भी ऐसा दुखद भाग्य नहीं भुगतना पड़ता। किंग लिन ने इसे गहराई से समझा, इसलिए वह बदलाव करना चाहती थी। दूसरों से ऐसा करने की अपेक्षा करने के बजाय खुद इसमें भाग लेना बेहतर था। उसके पिता और मां की त्रासदी फिर से नहीं होनी चाहिए। किंग लिन की दृढ़ निगाहों को देखते हुए जियाओ यान ने धीरे से मुस्कुराया और किंग लिन के सिर को धीरे से सहलाते हुए नीचे बैठ गई। फिर अपना सर्वश्रेष्ठ करो। हाँ, किंग लिन ने जोर से सिर हिलाया। इस समय जियाओ कबीले के अंदर से अचानक 2 आवाजें आईं। छोटी किंग लिन कहाँ है? क्या वह चली गई है? छोटी किंग लिन। सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जियाओ यू और जियाओ मेई जियाओ कबीले से बाहर भाग रहे हैं। किंग लिन को दरवाजे पर खड़ा देखकर जियाओ मेई ने तुरंत उस पर झपट्टा मारा, उसे कसकर गले लगाया और अपना छोटा सा चेहरा उसके चेहरे पर रगड़ा। वो क्या छोटी किंग लिन बहन मेई के साथ रहेगी? बहन तुम्हें जो भी चाहिए वो खरीद कर देगी। उसके पास देखभाल करने के लिए शायद ही कोई छोटी बहन होती थी, लेकिन जब वे दोनों सिर्फ 2 दिन ही साथ रहे थे तो उसे जाना पड़ा। जियाओ मेई के दिल में एक मजबूत अनिच्छा महसूस हुई। माय, ऐसी बातें मत कहो जिससे किंग लिन को शर्मिंदगी महसूस हो। जियाओ यू ने हाथ बढ़ाया और जियाओ मेई को किंग लिन से दूर खींच लिया। फिर उसने जियाओ मेई को अनदेखा किया जो रो रही थी और धीरे से नीचे बैठ गई, धीरे से किंग लिन से आंखें मिलाईं। नोब एल बीक जन। छोटी किंग लिन, जब तुम वापस जाओगी तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? जियाओ यू ने जियाओ लिन के बालों को धीरे से सहलाया, धीरे से मुस्कुराए। अगले साल चंद्र नव वर्ष के दौरान जियाओ कबीले में हमारे साथ खेलने आओ। ठीक है टिल्डा टिल्डा टिल्डा, किंग लिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियाओ निंग और जियाओ ली ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, फिर मुट्ठी बांधकर जियाओ जान को विदा किया। पिताजी, हम चल रहे हैं। टिल्डा टिल्डा टिल्डा, सड़क पर सावधान रहना। अपनी 2 बेटियों को जाते हुए देखकर जियाओ जान अपनी आंखों में अपनी अनिच्छा नहीं छिपा सका। हालांकि अनिच्छा के बावजूद जियाओ जान ने उन्हें रुकने के लिए मनाने के लिए कुछ नहीं कहा। उसके सभी बच्चे बड़े हो गए थे और उसे उनकी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें अपनी दुनिया तलाशने का अधिकार था। लेकिन एक बात थी जो जियाओ जान, जियाओ निंग और जियाओ ली को आश्वस्त कर सकती थी। अगर भविष्य में तुम्हें कोई ऐसी मुश्किल आए जिसे तुम हल नहीं कर पाओ तो जियाओ कबीले में वापस आओ और मुझे ढूंढो। जियाओ जान ने उनकी तरफ देखा और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। अपने अभिमान के कारण संकोच मत करो। जियाओ कबीला हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहेगा। हाँ, जियाओ निंग और जियाओ ली ने एक स्वर में उत्तर दिया और किंग लिन के साथ वे सभी की विदाई के बीच धीरे धीरे चले गए। तभी जियाओ यान ने जियाओ जान का सामना किया, अपनी मुट्ठियां बांधी और गंभीर स्वर में बोला, पिता, कल यानेर भी जियाओ कबीले को छोड़कर दुनिया का अनुभव करने के लिए बाहर जाने की योजना बना रहा है। पिछले कुछ दिनों में जियाओ यान इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे धार्मिक मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही जियाओ यान के दिल में एक एहसास भी था। वह जिस धार्मिक मार्ग पर वर्तमान में विश्वास करता था वह एक सैद्धांतिक चर्चा से ज्यादा कुछ नहीं था और बहुत ज्यादा जांच पड़ताल का सामना नहीं कर सकता था। जियाओ कबीले की सफलता को एक उदाहरण के रूप में देखते हुए भी जियाओ यान अभी भी 100% निश्चित नहीं हो सकता था कि उसका धार्मिक मार्ग सही था। इस कारण से उसे जियाओ कबीले को छोड़ना पड़ा, उस जगह से दूर जाना पड़ा जहां वह बड़ा हुआ था और बाहर की विशाल दुनिया का पता लगाना पड़ा। उसे उन चीजों को व्यक्तिगत रूप से समझने की जरूरत थी जिनका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था और जीवन के उन पहलुओं का अनुभव करना था जिनका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और उसके आधार पर वह अपने द्वारा अपनाए गए धार्मिक मार्ग को पूर्ण करेगा। जियाओ यान की बातें सुनकर जियाओ जान थोड़ा स्तब्ध रह गया, जबकि जियाओ जुनर और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। दूसरी ओर जियाओ मेई ने सीधे जियाओ यान की बांह पकड़ी और उसे हिलाया। चचेरा भाई जियाओ यान। जियाओ मेई इतनी चिंतित थी कि वह लगभग रो पड़ी। जिस तरह उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित बहन चली गई थी, अब उसका चचेरा भाई, जिसे वह हमेशा से पसंद करती थी, भी जा रहा था। जियाओ यान ने जियाओ मेई की शिकायतों को नजरअंदाज किया और अपने पिता की ओर दृढ़ निगाह से देखा। जियाओ जान ने जियाओ यान की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, और लंबे समय के बाद वह धीरे धीरे अपने होश में आया, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट करते हुए। वास्तव में ये दिन आखिरकार आ ही गया था। जियाओ जान जियाओ यान की बातों से विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं था। बहुत समय पहले उसने देखा था कि उसका बेटा हमेशा एक ऐसे रास्ते की तलाश में रहता था जो इस दुनिया के अधिकांश लोगों से बिल्कुल अलग था। साथ ही जियाओ जान समझ गया कि अपने बेटे के चरित्र के साथ वह कभी भी स्थिर नहीं रहेगा और अहंकार से यह विश्वास नहीं करेगा कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह सही है। इस कारण से वह जानता था कि जल्द या बाद में जियाओ यान उसे संतुष्ट करने वाले उत्तरों की तलाश में जियाओ कबीले को छोड़ देगा।
जियाओ जुनर चुपचाप जियाओ यान की दृढ़ प्रोफाइल को देख रही थी। उसके होंठ खुल गए जैसे कि वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। हालांकि वह अपने दिल में अनिच्छुक महसूस कर रही थी, लेकिन वह जियाओ यान पर बोझ नहीं बन सकती थी, चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो। चूंकि जियाओ यान ने जियाओ जान से इतनी गंभीरता से बात की थी, इसका मतलब था कि उसने अपना मन बना लिया था और किसी के बहकावे में नहीं आएगा। उस स्थिति में वह बस चुपचाप उसका समर्थन कर सकती थी। मैं समझती हूँ, जियाओ जान ने धीरे से आह भरी और हंसी। आगे बढ़ो, अपना रास्ता अपनाओ और खुद को पछताने मत दो। जियाओ जान के शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और अत्यधिक गंभीरता से जवाब दिया। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 48 ज्वाला मंत्र। मत जाओ चचेरा भाई जियो यान, माया नहीं चाहता कि तुम जाओ। जियो जान के चले जाने के बाद जियो में जियो यान की पीठ को कसकर पकड़ लिया। उसके शब्दों में विनती भरी आवाज और आंसू की झलक थी, उसे रुकने के लिए मनाने की उम्मीद में। हालांकि जियो यान, जो आमतौर पर पहले अवसर पर जियो मेई को सांत्वना देता था, इस बार अविचलित रहा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसने नए साल से पहले ये निर्णय लिया था और वह इसे किसी के लिए नहीं बदलेगा। जियो यू ने जटिल भाव से जियो यान को देखा, धीरे से पूछा, क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है? हाँ। जियो यान ने गंभीरता से सिर हिलाया और जियो यू को देखा। मुझे जाना है। अगर वह दुनिया में अपनी धार्मिकता का प्रचार करना चाहता था तो उसे पहले अपनी धार्मिकता को पूर्ण करना था। अगर उसकी धार्मिकता में महत्वपूर्ण दोष थे जिन्हें वह भी स्वीकार नहीं कर सकता था, तो वह इसे कैसे फैला सकता था? लेकिन केवल इसके बारे में सोचना ही दोष को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना था और उसे समझना था, तभी वह वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से देख पाएगा। क्या ऐसा है? जियाओ यू ने अपने दिल में चुपचाप आहें भरते हुए कहा। जियाओ यान की शक्ल देखकर ऐसा लगा कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। जियाओ यू ने हल्के से अपने कंधे उचकाए और असहाय होकर मुस्कुराए। वास्तव में जियाओ यान आमतौर पर बहुत सहज था, लेकिन जब कुछ मामलों की बात आती थी तो वह अडिग हो जाता था और किसी को भी आपत्ति करने की अनुमति नहीं देता था। वह जियाओ यान था जिसे वह जानती थी। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा नहीं रोकूंगी। जियाओ यू ने अपना हाथ धीरे से फैलाया और धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम इसे कुछ और दिनों के लिए टाल सकती हो? क्यों? जियाओ यान ने भौहें उठाईं। आखिरकार जियाओ कबीले के लिए कोई जरूरी काम नहीं होना चाहिए, है ना? जब से उसने अपनी ताकत वापस पाई है, जियाओ यान बाहर जाकर अनुभव हासिल करने की योजना बना रहा था। हालांकि वयस्कता और नए साल के जश्न के कारण वह पीछे रह गया। अब जब उसने सभी जरूरी काम पूरे कर लिए हैं, तो उसने जाने का इरादा जताया। अगर कोई जरूरी काम था तो वह सिर्फ साधना तकनीक से संबंधित था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि जियाओ यान के आग्रह के कारण डू क्यू हॉल पहले ही पूरी तरह से खुल चुका था। जियाओ कबीले का कोई भी सदस्य डू क्यू हॉल से अपनी पसंद की कोई भी चीज सीख सकता था, जिसमें साधना तकनीक भी शामिल थी। जियाओ यान ने आज रात एक तकनीक चुनने और जाने से पहले उसे सीखने की योजना बनाई थी। जबकि जियाओ यान उलझन में था, जियाओ यू ने समझाया, जियाओ कबीले के लिए कोई जरूरी काम नहीं है, लेकिन जिया नान अकादमी कुछ समय में यहाँ छात्रों की भर्ती करेगी। जाने से पहले तुम नामांकन प्रक्रिया में भाग क्यों नहीं लेते? हाँ, जिया नान अकादमी। जियाओ यू के शब्दों को सुनकर जियाओ मी का उत्साह तुरंत बढ़ गया। चचेरे भाई जियाओ यान, नामांकन में भाग लेने के लिए हमारे साथ आओ। शायद तुम उसके बाद यहाँ से नहीं जाओगे। जियाओ मी के शब्दों को सुनकर जियाओ जुनेर की आंखों में भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन वह उम्मीद बस एक पल के लिए ही रही और फिर पूरी तरह से गायब हो गई और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। जियाओ यान का निर्णय जिया नान अकादमी की प्रतिष्ठा से प्रभावित नहीं होगा, और सच्चाई वैसी ही थी जैसी जियाओ जुनर ने अनुमान लगाया था। जैसे ही जियाओ यान ने जियाओ यू के प्रस्ताव को सुना, उसकी पहली प्रतिक्रिया मना करने की थी। ये स्पष्ट था कि अकादमी में भाग लेने और अपनी धार्मिकता को पूर्ण करने की यात्रा पर जाने के बीच जियाओ यान के लिए कौन सा मामला अधिक महत्वपूर्ण था, भले ही वह प्रसिद्ध जिया नान अकादमी ही क्यों न हो। हालांकि जैसे ही जियाओ यान जियाओ यू के सुझाव को अस्वीकार करने वाला था, अचानक उसके दिमाग में याओ चेन की आवाज गूंजी। जिया नान अकादमी में एक स्वर्गीय ज्वाला है, आपके लिए उन्हें एक बार अवश्य देखना उचित होगा। याओ चेन के शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। सच कहूं तो उसे स्वर्गीय ज्वाला की इतनी चाहत नहीं थी और उसे विश्वास नहीं था कि स्वर्गीय ज्वाला उसके धार्मिकता के मार्ग में निर्णायक भूमिका निभाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि उसके शिक्षक याओ चेन ने कहा था, जियाओ यान आंख मूंदकर काम नहीं करेगा। उसने जियाओ यू की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं नामांकन के बाद तक रुकूंगा। बहुत बढ़िया। जियाओ यान का जवाब सुनकर जियाओ मेई तुरंत खुशी से उछल पड़ी। हालांकि जियाओ यू और जियाओ जुनर ने अपने दिल की गहराई में असहाय होकर आह भरी। ये नामांकन के बाद इस पर विचार करने के बारे में नहीं था, बल्कि नामांकन के बाद छोड़ने के बारे में था। जियाओ यान के शब्दों ने दोनों को समझा दिया कि नामांकन के अंतिम परिणाम की परवाह किए बिना जियाओ यान बिना किसी संदेह के छोड़ने के लिए दृढ़ था। फिर भी यह अभी भी बुरा नहीं था। जियाओ यू और जियाओ जुनर ने एक स्वर में सोचा, अगर वे उसे कुछ और दिन रहने के लिए कह सकें तो यह अच्छा होगा। मैं पहले अपना सामान पैक करूंगा। ये कहते हुए जियाओ यान ने मुड़कर उन तीनों को अलविदा कहा, फिर अपने कमरे में लौट आया, दरवाजा बंद किया और खाली हवा में धीरे से पुकारा, सीनियर याओ। जैसे ही जियाओ यान ने पुकारा, याओ चेन की अलौकिक आकृति हवा में दिखाई दी। जियाओ यान ने उसकी ओर देखा, अपनी मुट्ठियां बांधी और सम्मानपूर्वक पूछा। शिष्य ने पूछने की हिम्मत की, आप उस स्वर्गीय ज्वाला को इतना महत्व क्यों देते हैं? इन पिछले कुछ दिनों में जियाओ यान ने कभी कभी याओ चेन को स्वर्गीय ज्वाला के बारे में बात करते हुए सुना, और एक बात जो उसे सबसे स्पष्ट रूप से याद थी वह ये थी, एक व्यक्ति के शरीर में दो स्वर्गीय ज्वालाएं नहीं हो सकती। बेशक यह कोई पूर्ण नियम नहीं था, लेकिन कम से कम याओ चेन ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि अपने जीवन काल में अपनी ताकत के बावजूद उसके अंदर एक स्वर्गीय ज्वाला होना पहले से ही सीमा थी। अगर ऐसा था तो याओ चेन को जिया नान अकादमी की गिरती हुई हृदय ज्वाला की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं थी। अपने शिष्य को अपने सामने देखते हुए याओ चेन क्षण भर के लिए चुप हो गई, क्योंकि यह आपकी ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। अगर यह पहले होता तो याओ चेन ने इस तरह जवाब दिया होता। वह कथन वास्तव में सच था, लेकिन इसने उसके असली इरादे को पूरी तरह से छुपा दिया। ये कार्य धोखे के समान था। हालांकि पिछली रात की आतिशबाजी के बाद से याओ चेन ने अपने दिल में पहले ही तय कर लिया था कि वह जियाओ यान से कुछ भी नहीं छिपाएगी, न ही उसे धोखा देगी। याओ चेन अच्छी तरह से जानती थी कि यह स्वर्गीय ज्वाला जियाओ यान की धार्मिकता के लिए उतनी मदद नहीं करती जितनी कि उसके अपने कारण के लिए करती है, और स्वर्गीय ज्वाला को अवशोषित करना एक जीवन धमकी देने वाला प्रयास था।
संक्षेप में, जियाओ यान के पास स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उसे याओ चेन को इसकी जरूरत थी। उसे स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के लिए जियाओ यान को अपने जीवन को जोखिम में डालने की जरूरत थी। याओ चेन ने हल्के से अपने जेड हाथ को हवा में लहराया और जियाओ यान के सामने एक लाल स्क्रॉल और एक काला स्क्रॉल दिखाई दिया। फिर याओ चेन का लुभावनी सुंदर चेहरा जियाओ यान को देखते ही गंभीर हो गया। लाल स्क्रॉल एक निम्न स्तरीय अग्नि विशेषता पृथ्वी रैंक तकनीक है जिसे अग्नि विस्थापन हथेली कहा जाता है। काला स्क्रॉल एक निम्न स्तरीय पीली रैंक अग्नि विशेषता तकनीक है जिसे ज्वाला मंत्र कहा जाता है। याओ चेन की व्याख्या सुनकर जियाओ यान ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ी, लेकिन बीच में नहीं बोला। स्तरों में इतने बड़े अंतर वाली तकनीकों को याओ चेन बिना किसी कारण के एक साथ नहीं रख सकते। चूंकि ऐसा था, इसलिए यह संभव था कि फ्लेम मंत्र निम्न स्तरीय पीली रैंक तकनीक एक रहस्य को छुपाए। याओ चेन ने फिर से बात की। हालांकि इन दोनों तकनीकों के स्तर में काफी अंतर है, लेकिन विवरण के अनुसार फ्लेम मंत्र एक स्वर्ग रैंक तकनीक में विकसित हो सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। याओ चेन के शब्दों को सुनकर जियाओ यान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक तकनीक जो विकसित हो सकती है, ये कुछ ऐसा है जो अनसुना है। हालांकि वह बहुत हैरान था, जियाओ यान को याओ चेन के शब्दों पर जरा भी संदेह नहीं था। अगर याओ चेन ने ऐसा कहा है तो तकनीक वैसी ही होनी चाहिए जैसा उसने बताया था। उस पल जियाओ यान को अचानक कुछ समझ में आया। उसने भौहें उठाईं और याओ चेन की ओर देखते हुए पूछा, सीनियर याओ, क्या ये हो सकता है कि इस तकनीक के विकास की स्थिति स्वर्गीय ज्वाला से संबंधित है? ये सही है। याओ चेन ने सिर हिलाया और फिर एक चौंकाने वाला बयान दिया। ज्वाला मंत्र स्वर्गीय ज्वालाओं को भस्म करके विकसित होता है। अध्याय 49, हमेशा के लिए। स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करके विकसित होना। याओ चेन के शब्दों को सुनकर जियाओ यान का दिल अचानक धड़क उठा। जियाओ यान को अच्छी तरह याद आया कि याओ चेन ने उसे बताया था कि उसने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था और उस समय वह मुश्किल से अस्थि ध्रुव ज्वाला को अवशोषित करने में सफल रही थी। इस प्रक्रिया में लगभग अपनी जान गंवा बैठी थी। हालांकि इस ज्वाला मंत्र तकनीक का अभ्यास करने का मतलब था तकनीक को और भी विकसित करने के लिए कई जानलेवा स्थितियों का सामना करना। जियाओ यान अपनी आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। NO12BIN.C स्वर्गीय स्तर की तकनीक वास्तव में आकर्षक लग रही थी, यहाँ तक कि जियाओ यान के लिए भी प्रलोभन का विरोध करना कठिन था। लेकिन ये प्रक्रिया निस्संदेह खतरनाक थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि जियाओ यान के पास ऐसे जानलेवा जोखिम लेने का कोई कारण नहीं था और वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि अंदर ही अंदर जियाओ यान को भी यह बात समझ में आ गई थी कि फ्लेम मंत्र तकनीक का अभ्यास करना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन ये याओ चेन के लिए बहुत जरूरी था। अन्यथा याओ चेन ने उसे इस तकनीक के बारे में नहीं बताया होता। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए जियाओ यान को संकोच करने की जरूरत नहीं थी। वरिष्ठ याओ, जियाओ यान ने अपनी मुठ्ठियां बांध लीं और गंभीरता से याओ चेन को प्रणाम किया। शिष्य फ्लेम मंत्र तकनीक का अभ्यास करने के लिए तैयार है। जियो यान के शब्दों ने याओ चेन को स्तब्ध कर दिया और जो शब्द वह कहने वाली थी वे उसके गले में अटक गए। उसका मानना था कि जियाओ यान के चरित्र को देखते हुए इस बात की बहुत संभावना थी कि वह उसके लिए ज्वाला मंत्र तकनीक का अभ्यास करेगा। लेकिन याओ चेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ यान पूरी तरह से पक्ष और विपक्ष को समझे बिना सहमत हो जाएगा। जियाओ यान, क्या आप पुनर्विचार नहीं करने जा रहे हैं? याओ चेन ने आश्चर्य से जियाओ यान को देखा। उसका स्वर कुछ हद तक जरूरी हो गया था। तकनीकों का मामला आपकी शुरुआती साधना के लिए महत्वपूर्ण है और मेरे अनुमान के अनुसार इस ज्वाला मंत्र तकनीक का सफलतापूर्वक अभ्यास करने की संभावना 20% से भी कम है। ये लगातार जीवन के लिए खतरा भी पैदा करता है। ज्वाला मंत्र तकनीक का अभ्यास करने का मतलब भविष्य में कई बार स्वर्गीय ज्वाला को अवशोषित करने के दर्द और खतरे को सहना था। जियाओ यान खुद इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता था। हवा में याओ चेन के चिंतित चेहरे को देखते हुए जियाओ यान थोड़ा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक सौम्य भाव दिखाई दिया क्योंकि वह धीरे से लेकिन दृढ़ता से बोल रहा था। वरिष्ठ याओ, क्या आपको अपने शिष्य को ज्वाला मंत्र तकनीक का अभ्यास करने की आवश्यकता है? टपकते पानी की कृपा का बदला झरने से मिलना चाहिए और सीनियर याओ, आपने मेरी और जियाओ कबीले की अनगिनत बार मदद की है। चूंकि मेरी वर्तमान क्षमताएं अपर्याप्त हैं, इसलिए आपकी कृपा का बदला चुकाने का एकमात्र तरीका आपकी यह इच्छा पूरी करना है। इसलिए फ्लेम मंत्र तकनीक का अभ्यास करना जियाओ यान के लिए एक दायित्व है। आगे का रास्ता कितना भी कठिन और खतरनाक क्यों न हो, आपका शिष्य आगे बढ़ने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। याओ चेन की चकित निगाहों में जियाओ यान दोनों घुटनों पर झुक गया, अपनी मुठ्ठियां बांध लीं और ईमानदारी से बोला, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हैं। ये स्वाभाविक बात है। जैसे ही याओ चेन धीरे धीरे अपने होश में आए, उसने देखा कि जियाओ यान उसके सामने घुटने टेक रहा है। उसकी आंखें अनायास ही नम हो गईं। हाँ, जियाओ यान ऐसा ही व्यक्ति है। वह हमेशा सही रास्ते पर चलता है, उसका पालन करता है और वह किसी और से बेहतर जानता है कि उसकी यात्रा कितनी कठिन है। फिर भी जियो यान बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना जारी रखता है। ज्वाला मंत्र तकनीक का अभ्यास करने से निस्संदेह उसका पहले से ही कठिन मार्ग और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन क्या अगर वह ये कर्ज नहीं चुकाता है तो जियो यान का धार्मिकता का मार्ग निरर्थक हो जाएगा। यहाँ तक कि जियो यान खुद भी खुद को नीचा देखेगा। उसके दिल में इस फैसले के लिए बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ये सच में जल्दी उठो। याओ चेन ने अपना हाथ हिलाया, थोड़ा परेशान होकर, और जियो यान को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे आंसू बहाने की हिम्मत कैसे की? तुम मूर्ख शिष्य, तुम वाकई बहुत ज्यादा हो। ऐसा लगता है कि मुझे बाद में तुम्हें सबक सिखाने का मौका ढूंढना होगा। मुझे उम्मीद है कि सीनियर याओ मुझ पर नरमी बरतेंगे। जियो यान हल्के से मुस्कुराई, धीरे से खड़ी हुई और याओ चेन ने धीरे धीरे अपने उत्तेजित दिल को शांत किया। जियो यान को गंभीरता से देखते हुए उसने कहा, हालांकि आपने ज्वाला मंत्र तकनीक का अभ्यास करने के लिए सहमति व्यक्त की है, फिर भी मुझे आपको ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि मैं आपको इसका अभ्यास क्यों करवाना चाहती हूँ। कृपया आगे बढ़ें, सीनियर याओ। जियाओ यान ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर याओ चेन को उसके अलौकिक शरीर की ओर इशारा करते हुए देखा और कहा, सामान्य परिस्थितियों के अनुसार वास्तव में मैं बहुत समय पहले मर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी आत्मा की शक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, इसलिए मैं अस्थायी रूप से दुनिया में इस अवस्था में रह सकती हूँ। अगर मैं उस समय स्पष्ट रूप से मर गई होती तो इस मनहूस उपस्थिति की बात तो दूर, अगर मैं पूरी तरह से गायब भी हो जाती तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होती। हालांकि मेरे दिल में अभी भी अनसुलझे संदेह हैं, इसलिए मुझे इस आध्यात्मिक अवस्था को छोड़ना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से अतीत के पछतावे को हल करना चाहिए।
याओ चेन के शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने याओ चेन की आंखों में छिपे गहरे गुस्से और मिश्रित दुख को तीव्रता से महसूस किया और उसने याओ चेन के अर्थ को भी समझा। क्या आप कह रहे हैं कि आप जीवित दुनिया में पुनर्जन्म लेना चाहते हैं? जियाओ यान ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं। उसने मृत्यु के बाद पुनर्जन्म जैसी बात कभी नहीं सुनी थी, कम से कम उसके ज्ञान में तो नहीं। लेकिन चूंकि याओ चेन ने ऐसा कहा है तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। जियाओ यान के मन में तुरंत एक अनुमान आया, और फ्लेम मंत्र तकनीक से यह हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही, याओ चेन ने उत्साह से पुष्टि की। तकनीक के रिकॉर्ड के अनुसार जब फ्लेम मंत्र तकनीक का उच्चतम स्तर तक अभ्यास किया जाता है तो यह एक ऐसा शरीर बना सकता है जो आत्मा को समायोजित कर सके, जिसका अर्थ है कि मैं इस शरीर के साथ पूरी तरह से पुनर्जीवित हो सकता हूं। हालांकि थोड़े उत्साह के बाद याओ चेन धीरे धीरे शांत हो गया और गंभीर चेहरे के साथ बोला, हालांकि यह तकनीक में दर्ज है, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि यह सच है। आखिरकार इस तकनीक के कोई सफल उदाहरण नहीं है। मेरे दिल में मैं भी इसके प्रति आधा विश्वास और आधा संदेह वाला रवैया रखता हूं, लेकिन वह विधि जो आपको मृत्यु के बाद पुनर्जन्म दे सकती है वह केवल यही हो सकती है ना? जियाओ यान ने बीच में टोका, फिर अपनी मुट्ठी भींची। मेरे और तुम्हारे लिए ये संभावना पहले से ही काफी है। मेरे गुरु जियाओ यान की खातिर जुआ खेलने में क्या बुराई है? इसके अलावा अगर हम पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम कभी भी परिणाम नहीं जान पाएंगे। जियाओ यान मुस्कुराया, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और जोश की झलक थी। हालांकि उसने धार्मिक मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन एक सहज जीवन कभी भी जियाओ यान के दिमाग में नहीं था। बल्कि धार्मिक मार्ग का अनुसरण करना न केवल अपने स्वयं के आदर्शों को साकार करने के बारे में था, बल्कि संघर्ष की कठिन और असाधारण यात्रा का आनंद लेने के बारे में भी था। जब तक ये कुछ ऐसा था जिसे वह अपने दिल में चाहता था, इसे पूरा करना जितना कठिन होता गया उतना ही जियाओ यान को लगा कि वह वास्तव में जीवित है। जियाओ यान की अभिव्यक्ति को देखकर, जो उसके सामान्य परिपक्व और स्थिर व्यवहार से बिल्कुल अलग थी, याओ चेन भी मुस्कुराया। कल के नए साल जैसे समय में यह असली जियाओ यान था। जोश और खून से भरा एक युवा जो अपने दिल में आदर्शों के लिए निडरता से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। याओ चेन चुपचाप जियो यान को देखती रही, उसकी निगाहें और अधिक संतुष्ट होती गईं और उसने अपना मन बना लिया था। भले ही जियो यान अंततः अपने लिए एक शरीर बनाने में सफल हो या न हो, याओ चेन बिना किसी रोक टोक के पूरे दिल से उसका समर्थन करेगी। कब तक? हम हमेशा के लिए। अध्याय 50 नामांकन। सुबह सुबह जियो यान कपड़े पहने हुए मेज पर बैठा अपने गालों को सहारा देते हुए और अपने हाथ की हथेली में हल्के पीले रंग के डुक्यू को देखता रहा। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने आखिरकार एक गहरी सांस छोड़ी। क्या हुआ? क्या तुम्हें इसका पछतावा है? याओ चेन की सुंदर आकृति दिखाई दी जियो यान को चिढ़ाते हुए, जो थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। उस दिन ज्वाला मंत्र सीखने के बाद से जियो यान अक्सर अपने हाथ की हथेली को देखते हुए आहें भरता था। उसका चेहरा लगातार चिंता से भरा रहता था। ये सब इस साधना पद्धति ज्वाला मंत्र के कारण था। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे इसका पछतावा है। ये वह रास्ता है जिसे मैंने अपने लिए चुना है और मुझे इसका पछतावा करने का कोई अधिकार नहीं है। जियो यान ने शांति से कहा, फिर हल्के से आह भरी। लेकिन भविष्य में मैं जिन लड़ाइयों का सामना करूंगा वे मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन हो सकती हैं। जैसा कि याओ चेन ने पहले उल्लेख किया था, फ्लेम मंत्र इसके विकास से पहले केवल एक निम्न स्तरीय येलोटिया तकनीक थी जो खुद को लगभग कोई वृद्धि प्रदान नहीं करती थी। यहाँ तक कि सबसे बेकार तकनीक भी शायद वर्तमान फ्लेम मंत्र को पार कर जाएगी। इसका मतलब यह था कि जब एक ही डुक्यू स्तर के विरोधियों का सामना करना पड़ता है तो जियो यान की साधना पद्धति अनिवार्य रूप से बेकार थी। वह स्पष्ट रूप से उसी स्तर के विरोधियों के खिलाफ नुकसान में होगा। अच्छा टिल्डा, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है। याओ चेन ने जियो यान को कुछ अवाक होकर देखा। हालांकि जियो यान की वर्तमान ताकत केवल 3 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी दूसरा स्तर के बराबर थी, यहाँ तक कि एक निम्न स्तरीय डूशिक युद्ध मास्टर तीसरा स्तर को भी उसके खिलाफ कुछ चालों तक टिकने में मुश्किल होगी। साधना पद्धति के बिना भी जियो यान की असली ताकत निश्चित रूप से उसी स्तर के विरोधियों से आगे निकल जाएगी। अचानक दरवाजे से दस्तक की आवाज आई, जिससे जियाओ यान को होश आया। वह उठकर दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजा खोला तो देखा कि जियाओ यू वहां खड़ी थी, एक हाथ कमर पर रखे हुए। उसे देखकर हल्की सी मुस्कुरा रही थी। अरे टिल्डा, गुड मॉर्निंग टिल्डा। गुड मॉर्निंग सिस्टर जियाओ यू। जियाओ यान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर जियाओ यू ने अपना सिर थोड़ा उसकी तरफ झुकाया। चलो चलते हैं टिल्डा, जियानान अकादमी ने वुटन सिटी स्क्वायर में नामांकन शुरू कर दिया है। चलो चलते हैं और पंजीकरण करते हैं। ठीक है टिल्डा, जियाओ यान ने धीरे से उत्तर दिया। दरवाजा बंद किया और जियाओ यू के साथ आंगन से बाहर निकल गया। जैसे ही जियाओ यान आंगन के गेट से बाहर निकला, एक आकृति अचानक उसकी बाहों में आ गई। चचेरी बहन जियाओ यान, सुप्रभात। अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये स्वाभाविक रूप से जियाओ में ही थी। वह छोटी लड़की जो कुछ दिनों पहले प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने का जिक्र करने के बाद से जियाओ यान से और भी ज्यादा चिपकी हुई थी। अगर जियाओ जुनर और जियाओ यू उसे जबरन खींचकर नहीं ले जाते तो जियाओ में शायद उसे जाने नहीं देती, भले ही जियाओ यान सोने के लिए अपने कमरे में वापस चला जाता। जियाओ यान असहाय थी, लेकिन उसने उसे बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था, इसलिए इस छोटी लड़की को कुछ और समय तक उससे चिपके रहने दिया। हालांकि जियाओ यान निश्चित रूप से फॉलन हॉट फ्लेम के लिए जियानान अकादमी जाएगा, लेकिन उसने अभी वहां जाने की योजना नहीं बनाई थी। यहाँ तक कि याओ चेन भी जियानान अकादमी में जाकर सीधे फॉलन हॉट फ्लेम प्राप्त करने के उनके विचार से सहमत नहीं थे। सबसे पहले जियाओ यान की वर्तमान ताकत अपर्याप्त थी और सभी आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र न करने जैसे कारण भी थे। अब वहां जाना समय की बर्बादी होगी, अकादमी में रहना भी बर्बादी होगी। दूसरी बात, याओ चेन अच्छी तरह से जानता था कि फॉलन हॉट फ्लेम को जियानान अकादमी की सबसे बेशकीमती संपत्ति माना जा सकता है। ये हर समय कई शक्तिशाली शिक्षकों द्वारा संरक्षित था और किसी छात्र को फॉलन हॉट फ्लेम के स्रोत के पास जाने की कोई वजह नहीं थी। इन दो कारणों से याओ चेन का मानना था कि जियाओ यान के सीधे जियानान अकादमी जाने के बजाय उसके लिए पहले प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना और विभिन्न अग्नि को वश में करने और वश में करने के लिए आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र करना बेहतर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, याओ चेन अपने स्वयं के मामलों के कारण जियाओ यान के सही रास्ते पर चलने में बाधा नहीं डालना चाहती थी। हालांकि याओ चेन ने जियाओ यान के धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रशंसा की, लेकिन उसके वर्षों के अनुभव ने उसे एहसास दिलाया कि जियाओ यान के धार्मिक मार्ग पर चलने में अभी भी कई खामियां हैं। हालांकि ये खामियां याओ चेन के शब्दों के जरिए जियाओ यान तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचाई जा सकती थी। उसे उन्हें सीधे अनुभव करना और समझना था। सुप्रभात बड़े भाई जियाओ यान।
जियाओ जुनर ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके जियाओ यान को देखकर मुस्कुराए। चचेरी बहन जियाओ निंग पहले ही दूसरों का नेतृत्व कर चुकी है और आगे बढ़ गई है। चलो हम भी रजिस्टर करते हैं। ठीक है। जियाओ यान ने सिर हिलाया और जियाओ मेई को अपनी पीठ पर उठा लिया। जियाओ जुनर के पीछे चलते हुए वे वुटन सिटी स्क्वायर की ओर बढ़े। जब वे वुटन सिटी स्क्वायर के पास पहुंचे तो जियाओ यान दूर से ही एक हलचल भरी भीड़ देख सकता था, जिसमें लोग एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे, यहाँ तक कि सबसे व्यस्त बाजार से भी ज्यादा भीड़ थी। NO12 BIN.C इतने सारे लोग क्यों हैं? जियाओ मेई ने जियाओ यान की गर्दन को गले लगाते हुए अपना छोटा सिर उसके कंधे पर टिका दिया और उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मुझे याद है कि जियानान अकादमी के लिए नामांकन की शर्तें 18 वर्ष से कम उम्र की हैं और 8 चरण डू क्यू तक पहुंच चुकी हैं। क्या इतने सारे लोग हैं जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? वुटन सिटी एक प्रमुख खेती वाला शहर नहीं था और वहां बहुत से लोग खेती करने वाले भी नहीं थे। बचे हुए लोगों में से कुछ या तो अधिक उम्र के थे या 8 चरण डू क्यू तक नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए पूरे वुटन शहर में केवल कुछ ही लोग ऐसे होने चाहिए जो वास्तव में योग्य हों। जियाओ मी के सवाल के जवाब में जियाओ यू, जो आगे चल रही थी, ने जवाब देने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया। इनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ उत्साह देखने के लिए यहाँ आते हैं और बेशक ऐसे लोग भी होते हैं जो योग्य होने का दिखावा करते हैं। हम हर साल ऐसे लोगों को देखते हैं लेकिन वे कभी सफल नहीं होते। जियानान अकादमी का नाम पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध था और इसे साधना के लिए एक प्रसिद्ध संस्थान माना जाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां आम लोग प्रवेश करने का प्रयास करते थे। हालांकि जियाओ यू शुरू में जियानान अकादमी में प्रवेश करने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी। वह केवल जियाओ यान के डूक्यूई को खोने के पीछे के कारण की खोज करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश करती थी ताकि उत्तर पा सके। इस उद्देश्य के लिए जियाओ यू ने अकादमी के भीतर अथक प्रशिक्षण लिया, जिसका उद्देश्य अधिक उपयोगी जानकारी एकत्र करना था। पिछले साल वह केवल एक स्टार डू शिप बैटल मास्टर तीसरा स्तर की ताकत होने के बावजूद बाहरी प्रांगण में शीर्ष 50 में स्थान पाने में सफल रही, जिसने जियानान अकादमी के इतिहास में आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने वाले सबसे कम रैंक वाले छात्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने के बाद जियाओ यू ने वहां एक पूरा साल बिताया, परिश्रमपूर्वक खेती की और जियाओ यान की स्थिति से संबंधित अभिलेखों की खोज की। हालांकि एक साल बाद भी जियाओ यू की ताकत केवल 1 सितारा डू शिप बैटल मास्टर तीसरा स्तर से बढ़कर 3 सितारा डू शिप बैटल मास्टर तीसरा स्तर हो गई थी, लेकिन उसे अभी भी जियाओ यान की स्थिति के बारे में कोई मूल्यवान जानकारी नहीं मिली थी। निराश होकर जियाओ यू ने नए साल से पहले आंतरिक प्रांगण छोड़ दिया। मुझे इस अकादमी में अपने चचेरे भाई की समस्या का एक भी सुराग नहीं मिल रहा है। यह अविश्वसनीय है कि आपके पास अभी भी खुद को महाद्वीप की नंबर 1 अकादमी कहने की हिम्मत है। ये वह टिप्पणी थी जो जियाओ यू ने उस बुजुर्ग पर चिल्लाते हुए कही जिसने उसे आंतरिक प्रांगण से बाहर निकाला। बुजुर्ग पूरी तरह से हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जियाओ यू किस बारे में बात कर रही थी। लेकिन अब जियाओ यू को पहले से ही जियाओ यान के डूक्यूई खोने के पीछे का कारण पता चल गया था और उसकी डूक्यूई समस्या को याओ चेन ने हल कर दिया था। नतीजतन जियाओ यू की जियानान अकादमी के प्रति नाराजगी कुछ हद तक कम हो गई थी। जियाओ यू ने जियाओ यान और अन्य 2 को ठीक से लाइन में खड़ा किया। हालांकि जियानान अकादमी में नामांकन के प्रभारी व्यक्ति जियाओ यू के पूर्व संरक्षक थे, जियाओ यू ने पहले ही आंतरिक प्रांगण में 1 साल बिताया था, इसलिए वह कतार में आगे निकलने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग करने में सहज महसूस नहीं कर रही थी। इसके अलावा जियाओ यान के चरित्र को जानते हुए वह इस तरह के तरजीही व्यवहार को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर जियाओ यान लाइन में नहीं करता तो जियाओ मेई और जियाओ जुनर भी आज्ञाकारी रूप से उसका अनुसरण करेंगे, जिससे जियाओ यू के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग करना अनावश्यक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार अपनी बारी पर पहुंच गए और उनमें से 3 स्वाभाविक रूप से नामांकन आवश्यकताओं को पूरा करते थे। फिर उन्हें जियाओ यू द्वारा चौक के पीछे स्थापित एक अस्थायी प्रांगण की ओर ले जाया गया। हालांकि जैसे ही वे चारों अस्थायी प्रांगण के पास पहुंचे, अंदर कदम रखने से पहले उन्हें अंदर से अचानक एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। आप सभी नए छात्रों के लिए सिर्फ संभावित उम्मीदवार हैं, बहुत घमंडी मत बनो।